आज हम बात करने वाले हैं ई कॉमर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के बारे में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ही स्कोरिंग और हेल्पफुल होने वाले हैं। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, अगर आपके सब्जेक्ट का नाम ई कॉमर्स है तो ये टॉपिक्स आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम क्वेश्चंस की फॉर्म में इन सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में, जो कि है ई कॉमर्स किसे कहते हैं, उसके क्या फ़ायदे नुकसान होते हैं, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ और ई कॉमर्स को कंपेयर करना है ट्रेडिशनल कॉमर्स के साथ। तो चलिए सब कुछ एक साथ बड़े आराम से इजी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते हैं। ओके, ई कॉमर्स दो टर्म से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉनिक और कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब होता है ट्रेड करना, व्यापार करना, गुड्स एंड सर्विसेज को बाय और सेल करना, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है इंटरनेट, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, वेबसाइट, ऐप, ठीक है। मतलब कि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज करके जब हम ट्रेड करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन चीजें कर रहे हैं, उसे बोलते हैं ई कॉमर्स, ठीक है। ई कॉमर्स क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो पूरा बिजनेस है ना ओवरऑल कहां पर चल रहा है, इंटरनेट पर चल रहा है, उसे ही हमने बोल दिया ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स क्या है? एक ऐसा ग्लोबल मार्केट प्लेस जहां लोग इंटरनेट के थ्रू अपना ऑनलाइन गुड्स और सर्विसेज को बाय और सेल कर रहे हैं, जैसे कि ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करना, ऑनलाइन पेमेंट करना। ये सारे किसके एग्जाम्पल है? ई कॉमर्स के एग्जाम्पल है। और मैंने कुछ कंपनियों के नाम भी लिखे हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट, OLX, मिंत्रा, ये सब किसके एग्जाम्पल है? ई कॉमर्स के एग्जाम्पल है। अब ई कॉमर्स जो है ना, वो हमें ये सुविधा देता है कि आप घर बैठे किसी भी कोने से किसी भी टाइम पर शॉपिंग कर सकते हो, ठीक है। और जबकि अगर मैं बात करूं ट्रेडिशनल कॉमर्स की, देखो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है तो आपका आंसर यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ट्रेडिशनल कॉमर्स में जो हम पुरानी कॉमर्स थी, जब बाहर जाके कोई भी सामान खरीदना होता था हमें, तो उस समय हमें पर्टिकुलर जाना पड़ता था, बाहर निकलना पड़ता था। लेकिन आज के टाइम पे हम घर के किसी भी कोने से कोई भी सामान आसानी से खरीद सकते हैं। यहाँ पर ना ऑनलाइन ना हमें वास्ट एरे के, मतलब वेराइटी में प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, अलग अलग ब्रांड्स के, अलग अलग शेप में, अलग अलग कलर्स में, जो लोकली अवेलेबल होना थोड़ा मुश्किल वाली बात है, ठीक है। यहाँ पर हम घर बैठे बैठे ही डिजिटल पेमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमने कुछ सामान खरीदा है तो उसके बदले में घर बैठे बैठे यूपीआई के थ्रू, पेटीएम के थ्रू, गूगल पे के थ्रू हम पेमेंट भी कर सकते हैं। जबकि अगर मैं बात करूँ ट्रेडिशनल कॉमर्स की, तो हमें बाकायदा कैश में पेमेंट करनी होती थी, ठीक है। अब बात करते हैं इसके फायदों के बारे में। तो सबसे पहले ये कन्वीनियंस है, क्योंकि यहाँ पर जो कस्टमर है वो किसी भी टाइम किसी भी प्लेस से शॉपिंग कर सकता है। यहाँ पर ट्रैवल का जो टाइम है वो भी बच जाता है और वो ईजिली कंपेयर कर सकता है अलग अलग ब्रांड्स के प्राइस को, और जो से बेटर लगे फिर वो शॉपिंग कर सकता है, ठीक है। दूसरा, वाइडर सिलेक्शन। वाइडर सिलेक्शन का मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, एक ही प्रोडक्ट के मल्टीपल ब्रांड, कलर, डिज़ाइन मिल जाते हैं जो लोकल शॉप में शायद नहीं मिलते। अब बात करते हैं कॉस्ट रिडक्शन की। कॉस्ट भी रिड्यूस करता है ई कॉमर्स। कौन सी कॉस्ट रिड्यूस करता है? ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड कॉस्ट का मतलब होता है जो बिजनेस को चलाने में जितने भी खर्चे आ रहे हैं ना, जैसे ऑफिस का रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, स्टाफ की सैलरी हो गई, मेंटेनेंस और क्लीनिंग का खर्चा हो गया, तो ऐसे सारे खर्चे बच जाते हैं क्योंकि सब चीज़ें कहाँ पर हो रही हैं? ऑनलाइन हो रही हैं। तो मेंटेनेंस प्रॉपर तरीके से, क्लीनिंग रखना, स्टाफ रखने की ज़रूरत ही नहीं होती। नेक्स्ट है पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन का मतलब होता है आपने किसी भी वेबसाइट पे कुछ भी सर्च किया अपने रिगार्डिंग, ठीक है, तो वेबसाइट आपके डेटा को याद रखेगी। आपने जो भी चीज़ सर्च करी है और बाय करी है ना, वैसे ही प्रोडक्ट आगे भी आपको सजेस्ट करेगी, जिससे जो शॉपिंग होगी ना वो बहुत ज़्यादा ईजी और फास्ट हो जाएगी, ठीक है। आजकल की इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है कि वो पर्सनलाइजेशन पर काम करती है, आपको जो चाहिए वैसे ही चीज़ें सजेस्ट करती है। इसको ग्लोबल रिच मिल चुकी है। ई कॉमर्स बिजनेस सिर्फ एक सिटी तक सीमित नहीं है, अब सेलर अपना प्रोडक्ट पूरी दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंचा सकता है, ठीक है। तो ये सारे फायदे थे ई कॉमर्स के। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में। तो सबसे पहले पर्सनल टच इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। जैसे अगर हमें कोई भी चीज़ देखनी है ना, तो वो हमें फोटो के जरिए देखनी पड़ती है, जिससे कंज्यूमर का सेटिस्फाई होना थोड़ा मुश्किल सी हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर हमें कोई कपड़ा पसंद आ रहा है तो हम उसकी फैब्रिक को टच करके नहीं देख सकते, तो ये डिसएडवांटेज होता है। कभी कभी हमारी स्पेशल ओकेजन खराब हो जाती है सिर्फ और सिर्फ डिले की वजह से, प्रोडक्ट लेट डिलीवर होता है जिसकी वजह से डिले हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कभी कभी ना क्वालिटी लेकर हम श्योर भी नहीं होते, जो फोटो में दिख रहा है वैसा ही आएगा ये ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि रिव्यू भी फेक दिए जाते हैं, पेड रिव्यू भी दिए जाते हैं कि ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है सेल को बूस्ट करने के लिए। परचेजिंग सेम प्रोडक्ट, मतलब कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको खरीदने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है, जिसमें मेजरमेंट की चीज़ें होती हैं, साइज़ और मेजरमेंट का प्रॉब्लम आ सकता है, जैसे कि गोल्ड हो गया। अब इतनी बारीकी से उसे फोटो पर देखना मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि फर्नीचर हो गया, अब देखो हमारे घर के इतना स्पेस खाली है, ये देखकर हम कोई फर्नीचर बाय कर रहे हैं, थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि एडजस्टमेंट में थोड़ी सी दिक्कत आ गई है। या फिर शूज़ का एग्जाम्पल हो गया, हम अपने पैर के साइज़ के
हिसाब से शूज़ खरीद रहे हैं वो हमारे पैर में फिट ही ना आए, तो मेजरमेंट वाली चीज़ों में, साइज़ वाली चीज़ों में थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी आती है, ठीक है। और कभी-कभी ऐसा होता है कि साइट ही क्रैश हो जाती है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, कभी पेमेंट फेल हो जाती है, इंटरनेट इशू आ जाता है, जो कस्टमर के लिए ना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये थे कुछ डिसएडवांटेज, ठीक है। आगे बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ ई-कॉमर्स के बारे में। देखो, इवोल्यूशन ऑफ ई-कॉमर्स ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन टॉपिक है। इवोल्यूशन का मतलब इवॉल्व होना, ठीक है। क्या-क्या चेंजेस आ रहे हैं समय के साथ, क्या-क्या डेवलपमेंट हो रही है, कैसे-कैसे ग्रोथ हो रही है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ई-कॉमर्स के अंदर कैसे-कैसे चेंजेस आते गए टाइम टू टाइम, कैसे डेवलपमेंट होती गई, कैसे वो बदलता चला गया और आज ई-कॉमर्स इतना ज़्यादा फेमस हो गया। हर कोई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू शॉपिंग करता है, ठीक है। ई-कॉमर्स का अगर हमें यूज़ करना है तो उसके लिए हमारे डिवाइसेज़ में इंटरनेट ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए, तभी हम ई-कॉमर्स जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक वेबसाइट होनी चाहिए, वेबसाइट पर जाकर ही तो हम प्रोडक्ट को सर्च करेंगे और उसके बाद ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो इन सब के लिए सबसे पहले 1991 में WWW क्रिएट हुआ। इसका मतलब वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें वेबसाइट्स और वेब पेज स्टोर किए जाते हैं। अब सोचो, जहाँ पर हमारी वेबसाइट्स को रखा जा रहा है, वेब पेज जिसको रखा जा रहा है वो क्या है, www है। अगर हम वेबसाइट का डेटा स्टोर ही नहीं करेंगे तो अगर हम प्रोडक्ट सर्च करने जब जाएंगे तो वेबसाइट कहाँ से मिलेगी। तो वेबसाइट के लिए हमने सबसे पहले www क्रिएट किया था 1991 में। अब आया 1994 में क्या हुआ, नेस्टकेफ। नेस्टकेफ क्या है, एक कंपनी का नाम है जिसने अपना वेब ब्राउजर लॉन्च किया था। आज के टाइम में हम गूगल क्रोम चलाते हैं, सफारी चलाते हैं, है ना, वैसे ही नेस्टकेफ कंपनी ने नेस्टकेफ नेविगेटर ब्राउजर लॉन्च किया, जो उस समय बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। क्योंकि वेबसाइट हमें कहाँ पे मिलेगी, हमें उसके लिए सबसे पहले अपने डिवाइस में एक वेब ब्राउजर तो खोलना ही पड़ेगा। जब भी आप वेबसाइट पर जाते हो तो कोई तो वेब ब्राउजर का सहारा लेते हो, क्रोम खोलते हो, तभी तो आपको एक वेबसाइट मिलती है। ऐसे ही उस समय कौन सा यूज़ होता था, नेविगेटर यूज़ होता था। ये बहुत ज़्यादा ही वाइडली यूज्ड ब्राउज़र था, मतलब दुनिया भर के लोग इंटरनेट यूज़ करने लगे थे इसके थ्रू, ठीक है। उसी साल क्या हुआ, पिज़्ज़ा हट ने अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन ऑर्डरिंग सर्विस शुरू कर दी। लोग घर बैठे अब पिज़्ज़ा मंगा सकते थे। अब उनके लिए बहुत आसान हो गया कि अब वो घर बैठे पिज़्ज़ा मंगा सकते हैं। यहाँ से ना क्या हुआ, ई-कॉमर्स ने सर्विस देना शुरू कर दिया, ठीक है। ये पहला एग्जाम्पल था। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो 1994 में इंटरनेट आम लोगों के लिए यूज़ करना बहुत ज़्यादा आसान सा हो गया और शॉपिंग का कॉन्सेप्ट यहीं से शुरू हो गया, ठीक है, यहीं से स्टार्ट हो गया। फिर आया 1995 में ईबे और अमेज़न ने अपनी पहली सेल करी थी। ये दो कंपनियां ऐसी थी जिन्होंने एक्चुअल ई कॉमर्स के बिजनेस को शेप देना शुरू कर दिया, ठीक है। अब समझ में आने लग गया कि ई कॉमर्स एक्चुअली है क्या, ठीक है। मतलब 1995 में लोग एक्चुअल में शॉपिंग करने लग गए, सामान खरीदने बेचने लग गए। ई कॉमर्स यहाँ से ग्रो होने लग गया, धीरे धीरे यहाँ से ऑफिशियली ग्रो हो रहा था। जैसे जैसे ये साल चलता गया, क्योंकि अब लोगों के पास इंटरनेट था, अब इंटरनेट के जो यूज़र थे वो बढ़ने लग गए थे, जिसकी वजह से जो ई कॉमर्स था उसमें एकदम से बूम आ गया, वो एकदम तेज़ी से बढ़ने लग गया और उसी को हम उस समय वेब कॉमर्स कहते थे, ठीक है। बहुत सारी कंपनी ऑनलाइन शिफ्ट होने लगे क्योंकि लोगों को दिखाई देने लग गया कि इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, तो टिकट, शॉपिंग, बुकिंग सब ऑनलाइन होने लग गया। मतलब 1995 के बाद से ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से पॉपुलर होने लग गया। फिर आया 1996 में क्या हुआ, अब बहुत सारे लोगों के पास इंटरनेट की एक्सेस मिल गई। मतलब 40 मिलियन पीपल के पास इंटरनेट था। इंटरनेट सबके घरों तक पहुंचने लग गया, जिससे ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विसेज बहुत तेजी से बढ़ने लगा। क्योंकि हम ई कॉमर्स को किस लिए इस्तेमाल कर पा रहे थे, सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट के माध्यम से इस्तेमाल कर पा रहे थे। अब धीरे धीरे लोगों के पास इंटरनेट फैलता गया और ई कॉमर्स बढ़ता चला गया। फिर आया 1998 में पेपल ने लोगों के लिए ऑनलाइन पेमेंट को बहुत ज़्यादा आसान कर दिया। जैसे आज के टाइम में हम यूपीआई वगैरह यूज़ करते हैं ना, वैसे उस समय हम पेपल का यूज़ करने लगे और हमारी जो पेमेंट थी वो बहुत ज़्यादा सिक्योर हो गई, सेफ हो गई। अब इजीली लोग बिना किसी डर के ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। फिर आया धीरे धीरे 2000, अब लोगों को समझ में आने लग गया ये बहुत ज़्यादा सिक्योर और सेफ मैथड है, तो लोग घर बैठे ईजिली अपने घरों से ही शॉपिंग करना स्टार्ट कर दिए, जिससे जो ई कॉमर्स से रेवेन्यू आ रही थी वो बहुत तेजी से बढ़ी और बहुत सारा फायदा होने लग गया। ई कॉमर्स इंडस्ट्री ने ज़्यादा पैसा कमाना शुरू कर दिया, लोगों के पास इंटरनेट था, इसलिए ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ती चली गई। बहुत सारी नई नई वेबसाइट लॉन्च होने लगी, नई नीच के मार्केट में दिखाई देने लगे। 2000 तक ऑनलाइन बिजनेस से कंपनियों को बहुत सारी इनकम मिलने लग गई। उसके बाद आया 2001 में 70% लोगों के पास इंटरनेट की एक्सेस आ गई। मतलब इंटरनेट यूजर्स मार्केट में फैल गए। जब लोगों के पास इंटरनेट है और वो देख पा रहे हैं कि इतना इजी हो गया है सब कुछ खरीदना और बेचना, तो उन्होंने ऑनलाइन परचेज शुरू कर दिया। कब? 2001 में 70% यूजर ये काम कर रहे थे। उसके बाद आता है 2003। अब 2003 में एप्पल ने सबसे पहले अपना म्यूजिक स्टोर खोला, जिसमें वो डिजिटल म्यूजिक, देखो कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, एक डिजिटल म्यूजिक है जो लोग खरीद रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं म्यूजिक को, ठीक है।
अब डिजिटल प्रोडक्ट भी मिलने लग गया, किसकी वजह से? एप्पल की वजह से। एप्पल ने ये सब चीज़ें शुरू कर दी, ठीक है। पहली बार किसी कंपनी ने डिजिटल प्रोडक्ट को सक्सेसफुली ऑनलाइन सेल किया, ऐसा भी नहीं कि ऑफलाइन किया है, सक्सेसफुली ऑनलाइन सेल किया। फिर आया हमारा 2005 में सबसे पहले साइबर मंडे जैसी टर्म यूज़ की गई थी। साइबर मंडे क्या होता है? साइबर मंडे जैसे हमारे यहाँ पर फेस्टिवल्स होते हैं, वैसे ही साइबर मंडे ना शॉपिंग की दुनिया में एक ऐसा फेस्टिवल है जहाँ पर सबसे ज़्यादा उस दिन सबसे ज़्यादा ऑफर्स दिए जाते हैं, उस दिन सबसे ज़्यादा शॉपिंग की जाती है। तो 2005 में साइबर मंडे निकल कर आया, ठीक है। तो साइबर मंडे के दिन सेल्स जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है। ये यहाँ से सेल्स का ट्रेंड शुरू हुआ और ई कॉमर्स को बूस्ट करता चला गया। फिर आया हमारा 2006 में क्या हुआ? फेसबुक ने ऑनलाइन ऐड सेल करना शुरू किया। मतलब अगर किसी भी बिजनेस को अपने प्रोडक्ट के लिए ऐड करवानी होती थी तो फेसबुक प्लेटफॉर्म से वो कॉन्टैक्ट करता था और बोलता था कि अब आप अपने प्लेटफॉर्म पर एड्स दिखाना शुरू करो, जिससे सोशल मीडिया कॉमर्स की शुरुआत हुई। मतलब 2006 में ना सोशल मीडिया भी ई कॉमर्स का पार्ट बन गया, ठीक है। उसके बाद आया 2008 के अंदर पहली बार लोगों ने घर बैठे मोबाइल फ़ोन से ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर दिया। मोबाइल इंटरनेट और स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगे, जिसको हम एम कॉमर्स के नाम से जानते हैं। 2008 में लोगों ने फ़ोन से सामान खरीदना शुरू कर दिया था। मतलब अब देखो पूरा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लोगों की पॉकेट में आ गया था, क्योंकि लोगों की पॉकेट में फ़ोन होता है। उन्हें कहीं पर भी किसी भी टाइम कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है तो वो अपना फ़ोन निकालेंगे और उसके बाद वो ऑनलाइन परचेज कर लेंगे। तो फिर आया हमारा 2012 के अंदर बिजनेस टू कस्टमर मॉडल बहुत तेज़ी से बढ़ा। अब किसी को भी सामान खरीदना होता था तो वो जाता था, ऑनलाइन शॉपिंग करता था और बहुत इजीली खरीद लेता था। अमेजन, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा जैसे प्लेटफॉर्म ने डायरेक्ट कस्टमर को सेल करना शुरू कर दिया। ये इतना ज़्यादा फैल गया कि ग्लोबल रीच मिलने लगी, सेल्स रिकॉर्ड टूटने लग गए और $1 ट्रिलियन सेल पहुंच गई। 2012 में बिजनेस ने सीधा कस्टमर को ऑनलाइन सेल करना शुरू कर दिया था, जिससे ई कॉमर्स का गोल्डन फेज शुरू हो गया और यहीं से सेल बूस्ट होनी स्टार्ट हो गई। और आज ई कॉमर्स इस लेवल पर पहुंच गया है कि बच्चा ई कॉमर्स का इस्तेमाल कर रहा है घर बैठे बैठे। अब बात करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन के बारे में, जो कि है बिजनेस मॉडल किसे कहते हैं, और साथ ही साथ उसमें एक रेवेन्यू मॉडल को भी एक्सप्लेन करना है। ऐसे चलो बात करते हैं बिजनेस मॉडल के बारे में। तो मॉडल का मतलब तरीका, ठीक है। वो तरीका, वो आइडिया, वो फ्रेमवर्क जो बता रहा है बिजनेस को कि तुम्हें कैसे काम करना है, कैसे बिजनेस चलाना है, क्या वैल्यू कस्टमर को देनी है और उसके बदले में पैसे कैसे कमाने, बस उसी आइडिया को हमने बोल दिया बिजनेस मॉडल। अब हर बिजनेस का अपना अपना मॉडल होता है कि उसे कैसे काम करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है और कैसे पैसे कमाने हैं, ठीक है। तो बिजनेस मॉडल क्या है? एक ऐसा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है जो हमें बता रहा है कि आपको अपने कस्टमर को कौन सी वैल्यू क्रिएट करके देनी है, मतलब कौन सा यूनिक प्रोडक्ट उन्हें देना है। डिलीवर करने का मतलब कैसे देना है, मतलब ऑफलाइन देना है, ऑनलाइन देना है, वेबसाइट के जरिए आपका कैसे डिलीवर करते हो और कौन सी वैल्यू कैप्चर करनी है, मतलब उनसे कैसे उसके बदले में पैसे कमाने हैं, ठीक है। तो मतलब वो पूरा आइडिया, वो पूरा प्लान जो बता रहा है बिजनेस को कि तुम्हें कैसे चलना है, कैसे काम करना है ताकि तुम अपना प्रॉफिट जनरेट कर सको, बस उसी फ्रेमवर्क, स्ट्रक्चर, आइडिया और तरीके को हम बोलते हैं बिजनेस मॉडल, ठीक है। बहुत आसान शब्दों में बोल दूं तो बिजनेस का पूरा प्लान कि कस्टमर, प्रोडक्ट, सर्विस और अर्निंग का उसका क्या तरीका है, बस उसे ही हमने बोल दिया बिजनेस मॉडल, ठीक है। अब बिजनेस मॉडल ना अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे कि यहाँ पे 4 तरीके से बटे हुए हैं ना। अंडरस्टैंड टारगेट कस्टमर, मतलब एक ऐसा तरीका जो हमें बता रहा है कि हमें कौन से कस्टमर को टारगेट करना है, कौन से कस्टमर को हम सर्व करना चाहते हैं और उनसे पैसे कमाना चाहते हैं। हमें हमारी चीज़ों का, ऐप का, वेबसाइट का, हर एक चीज़ का डिज़ाइन कैसे रखना है, ठीक है। नेक्स्ट मॉडल है कि हमें चीज़ों को कैसे इंप्लीमेंट करना है ताकि हम पैसे कमा सके। और रेवेन्यू मॉडल मतलब कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसकी वजह से हम पैसा जनरेट कर सकते हैं। तो बिजनेस के अलग अलग तरीके होते हैं हर एक चीज़ के। तो लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं रेवेन्यू मॉडल के बारे में। रेवेन्यू मॉडल किसे कहते हैं? रेवेन्यू मॉडल का मतलब होता है कि बिजनेस पैसे कैसे कमा रहा है, उस पर कौन कौन से ऑप्शन है पैसे कमाने के लिए। तो सबसे पहले उसका जो अर्निंग का सोर्स है वो क्या है, तो सबसे पहले आता है एडवर्टाइजिंग मॉडल, और इसका यूट्यूब सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इस मॉडल में ना कंपनी एड्स दिखाकर पैसा कमाती है। यूजर फ्री में उस प्लेटफॉर्म को यूज करता है और फिर एड देखता है और एडवर्टाइजर फिर पैसा देती है। जैसे कि यूट्यूब पर हो गया, आप फ्री में वीडियोस देखते हो, जैसे अभी मेरी देख रहे होंगे, और उसके बाद एडवर्टाइजर्स ऐड दिखाएंगे इस पर, उससे यूट्यूब पैसा जनरेट कर पाएगा। तो रेवेन्यू मॉडल मतलब एडवर्टाइजिंग के थ्रू पैसा कमा रहा है बिजनेस, ठीक है। दूसरा सब्सक्रिप्शन मॉडल, आपने देखा होगा इस मॉडल में ना मंथली या ईयरली फी पे करनी पड़ती है यूजर को। जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, नेटफ्लिक्स का जो यूजर है ना वो मंथली सब्सक्रिप्शन लेगा। जब तक सब्सक्रिप्शन एक्टिव रहेगा तब तक आप कंटेंट देख सकते हो, जब खत्म हो जाएगा तो नहीं देख
देख सकते हो तो सब्सक्रिप्शन से वो पैसा कमा रहा है बिजनेस, ठीक है। और एक है सेल्स के थ्रू, वो अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दे रहा है सामने वाले को और उसके बदले में पैसा चार्ज कर रहा है। यहाँ पे प्रोडक्ट डायरेक्टली सेल किया जा रहा है, जैसे अमेजन करता है ना, जब खुद का प्रोडक्ट उसे सेल करना होता है वो सेल करता है और उसके बदले में उसे रेवेन्यू जनरेट करनी होती है। तो ये हुआ सेल्स मॉडल। तो रेवेन्यू मॉडल सिर्फ ये बता रहा था कि बिजनेस पैसा कैसे कमाता है, और एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे 3 आपको बता दिए। अब बात करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन के बारे में, जो कि है एसडीएलसी। एसडीएलसी के स्टेप पढ़ने वाले हैं, तो चलिए पढ़ते हैं। एसडीएलसी होता क्या है? आपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर और वेबसाइट के बारे में सुना होगा। सॉफ्टवेयर जैसे कि एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, कैलकुलेटर हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल है? सॉफ्टवेयर के। और वेबसाइट की बात करूँ तो google.com हो गया, amazon.in हो गया, facebook.com हो गया, ये सारी वेबसाइट है, ठीक है। अब इन्हीं को बनाने के जो स्टेप्स है ना, उसे हम बोलते हैं एसडीएलसी। एसडीएलसी क्या है? एक ऐसा प्रॉपर प्रोसेस है जिसमें सॉफ्टवेयर और वेबसाइट को बनाने से लेकर उनको लॉन्च करने तक के बीच में जितने भी स्टेप आते हैं वो एसडीएलसी में आते हैं। एक सिंपल लाइन में अगर बोलूँ तो सॉफ्टवेयर बनाने के स्टेप और तरीके, ठीक है। तो अब वो कौन कौन से स्टेप्स है पढ़ते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आता है सिस्टम एनालिसिस और प्लानिंग करना। आप कोई भी सॉफ्टवेयर या फिर वेबसाइट बनाने जा रहे हो तो आप सबसे पहले ये डिसाइड करोगे आखिर बनानी क्यों है, वो किस उद्देश्य से आप बना रहे हो, आपको उसमें क्या क्या ज़रूरत है, यूज़र को उसमें क्या क्या चाहिए होगा, उसमें कौन कौन से फीचर होने चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में आप अच्छे से सोचोगे। और इसको हम एक लिखित फॉर्म में लिख लेंगे जिसका नाम है एसआरएस। एसआरएस का मतलब लिखित फॉर्म में सारी चीज़ों को लिख लेना, उसे बोलते हैं हम एसआरएस, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। हमने प्लानिंग कर ली बहुत अच्छे से, जब सब कुछ हमने प्लान कर लिया कि कैसे कैसे होने वाला है, फिर उसके बाद हम एक नकली सा नक्शा तैयार करते हैं, डिज़ाइन तैयार करते हैं, जिसमें हम यूज़र इंटरफेस, मतलब जब यूज़र आएगा उस वेबसाइट पर, जैसे हम सपोज कर लो कि हम ना एक ऑनलाइन वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, शॉपिंग करने वाली वेबसाइट बना रहे हैं, तो यूज़र आएगा तो उसे सबसे पहले क्या देखने को मिले, वो कैसे कैसे कनेक्ट करे, कहाँ पे पेमेंट करे, कौन सा लॉगिन पेज होना चाहिए, कैसे उसे इमेज दिखाई दे, ये सारी चीज़ें ना हम डिज़ाइन कर रहे हैं, मतलब एक नक्शा बना रहे हैं, ठीक है। नक्शा तैयार कर लिया। डेटाबेस डिज़ाइन करने का मतलब वो जितना भी डेटा होगा यूज़र से रिलेटेड, उसने कौन सा प्रोडक्ट खरीदा है, ठीक है, कौन सी जगह से खरीदा है, उसकी लोकेशन क्या आती है, तो ये सारा डेटा भी तो कहीं ना कहीं स्टोर होगा, तो उसके लिए डेटाबेस डिज़ाइन करना, ओवरऑल स्ट्रक्चर होने क्या वाला है, पूरा प्रॉपर डिज़ाइन तैयार करना नक्शे के तौर पर, उसे बोलते हैं सिस्टम डिज़ाइन, ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप, जिसमें ना अब उस डिज़ाइन से हम उस चीज़ को एक्चुअल फॉर्म में लेकर आ रहे हैं, मतलब अब हम एक्चुअल काम शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे एक्चुअल कोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, डेवलपर कोडिंग करने लगेंगे, डिज़ाइन को रियल सॉफ्टवेयर और वेबसाइट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। लॉगिन पेज कहाँ पर होने वाला है, पेमेंट गेटवे से कैसे कनेक्ट करना है, यहाँ पे सिस्टम बिल्ड करने की चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद वो बन गई, वेबसाइट बन गई, सॉफ्टवेयर बन गया, ठीक है। अब उसको टेस्ट करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमने लिया था ना कि वो वेबसाइट थी, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट थी, तो पेमेंट करके देखेंगे पेमेंट हो रही है या नहीं हो रही, पेज सही से ओपन हो रहा है या नहीं। इस स्टेप में जितनी भी गलतियाँ होंगी ना उसको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, सारी स्पीड देखेंगे, लिंक्स, पेमेंट पेजेस, हर एक चीज़ हम उसमें चेक करने वाले हैं। यहाँ पे प्रॉपर टेस्टिंग हो रही है, ठीक है, गलतियाँ चेक करी जा रही है। फिर जब हम प्रॉपर इंप्लीमेंट कर लेंगे, सब कुछ हमारी गलतियों को ठीक कर देंगे, तो अब हम वो पब्लिश कर देंगे, ठीक है, लोगों के लिए लाइव कर देंगे। अब जो वो वेबसाइट हमने बनाई है ना उसे सर्वर पर अपलोड कर देंगे। सर्वर पर अपलोड करने का मतलब उसे एक परमानेंट एड्रेस दे देंगे इंटरनेट की दुनिया में, कि अगर कोई भी गूगल पे जाके सर्च करे तो आसानी से वो वेबसाइट मिल जाए, ठीक है। तो एक वेब सर्वर पर उसे जगह मिल जाएगी, और जो होस्टिंग कंपनियां होंगी ना जो एक परमानेंट जगह दे रही हैं, फिर वो बाद में क्या करेंगी, जितनी भी लॉगिन डिटेल्स है वो दे देंगी, ठीक है। तो वेबसाइट इंटरनेट पर सबके लिए अब लाइव हो गई है, आप सब देख सकते हैं, सब यूज़ कर सकते हैं। तो एसडीएलसी में सबसे पहले प्लानिंग करी गई, फिर उसका डिज़ाइन बनाया गया, फिर एक्चुअल काम स्टार्ट किया गया, उसको एक्चुअल टेस्ट किया गया और फिर लोगों के लिए पब्लिश कर दी। तो ये थे एसडीएलसी के स्टेप। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है ई गवर्नेंस किसे कहते हैं, उसके क्या फ़ायदे होते हैं, रोल क्या होते हैं, और साथ ही साथ ग्रोथ कैसे हुई इंडिया में उसकी, ये भी पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हम गार्टनर का मॉडल पढ़ने वाले हैं, इवोल्यूशन मॉडल, ठीक है। तो चलिए दोनों को क्लियर करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं सही से एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ तो ऐसे केस में जो डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो है ना, ब्लॉक 1 और 2 की ऑलरेडी बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वो देख लेना, ठीक है, प्रॉपर अगर देखनी है सीक्वेंस वाइज, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ई गवर्नेंस किसे कहते हैं। अब ई का मतलब क्या होता है? ई का मतलब होता है किसी भी टर्म के आगे अगर ई लग गया ना तो समझो काम ना ऑनलाइन हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, वेबसाइट, ऐप, इस सब के थ्रू इंटरनेट की मदद से हो रहा है। और गवर्नेंस का मतलब होता है देश को चलाने का तरीका, रूल्स बनाना, पब्लिक को सर्विसेज देना, गवर्नमेंट के काम करने का जो सिस्टम है वो किसके अंतर्गत आता है? गवर्नेंस के अंदर आता है। तो इसका पूरा मतलब क्या हुआ? पूरा मतलब जब गवर्नमेंट अपना काम इंटरनेट, वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स के थ्रू करने लगती है और लोगों को सर्विस देती है, उसे हम
बोलते हैं ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस क्या हुआ? ई गवर्नेंस का मतलब गवर्नमेंट ने अपनी सर्विसेज और इन्फॉर्मेशन डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करके लोगों तक पहुंचाई, बस उसे ही हमने बोल दिया ई गवर्नेंस। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं समझाती हूँ, आप घर बैठे बैठे आज की डेट में आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, अपडेट कर सकते हो, आपको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऑनलाइन बिल पे करना है ना, पानी का, बिजली का, वो कर सकते हो, ट्रेन की टिकट बुक करनी है वो कर सकते हो। और ये सब किसके एग्जाम्पल है? ई गवर्नेंस के। ठीक है, और ये सब इसलिए होता है ताकि जो काम है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो सके, इफिशिएंट हो सके, ट्रांसपेरेंट हो सके और एक्सेसिबल हो सके, मतलब सब लोगों के लिए ईजी हो जाए एक्सेस पाना। अब ज़रूरी थोड़ी ना था कि पहले जो सरकारी दफ्तर हुआ करते थे, आधार कार्ड अपडेट करवाना है या फिर पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, तो लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता था घंटों तक, और किसी किसी के घर से सरकारी दफ्तर दूर भी होते थे। लेकिन आज ऑनलाइन की वजह से वो ईजी एक्सेस ले पाते हैं अपने मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर की मदद से। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख ही दिया। अब इसके फ़ायदे के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा है ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है, क्योंकि सब काम ना ऑनलाइन हो रहा है। अब ऑनलाइन फॉर्म का जो स्टेटस है ना, वो ईजिली ट्रैक किया जा सकता है, कहाँ तक काम पहुँचा है, कहाँ पर दिक्कत आ रही है, रुका कहाँ पे है, किसकी वजह से रुका है, ये सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो गई है, जिससे करप्शन जो है वो कम हो गया है। ठीक है, ये काम को बहुत ज़्यादा इफिशिएंट बनाता है, मतलब तेज़ कर देता है, फास्ट कर देता है। जैसे घर बैठे बैठे कोई भी अपना अप्लाई कर सकता है पासपोर्ट के लिए, डॉक्यूमेंट अपलोड करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है, हर एक काम को स्पीड मिल गई है। वहीं अगर मैं बात करूँ पुराने ज़माने की, तो वो लंबी लाइनें घंटों तक लगानी पड़ती थी, हर एक काम मैनुअली होता था, इफिशियंसी थी ही नहीं। और बात करूँ नेक्स्ट की एक्सेसिबिलिटी, इसका मतलब कहीं पर भी, कहीं से भी, किसी भी टाइम एक्सेस पा सकते हैं। ठीक है, गाँव में रहने वाला स्टूडेंट हो या फिर शहर में रहने वाला हो, अगर कोई भी काम करवाना चाहता है, अपना स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहता है, तो वो किसी भी टाइम कर सकता है। ठीक है, इससे कॉस्ट भी रिड्यूस हुई है, सरकारी दफ्तरों की भी और लोगों की भी, उनका टाइम, उनकी मनी दोनों ही बचा है। अब मैनुअली काम नहीं होता तो सरकार को सैलरी वगैरह देने का खर्चा है, मेंटेनेंस का खर्चा है, ठीक है, प्रॉपर इन सब का खर्चा भी बच गया है, पेपर का खर्चा बच गया है, क्योंकि ऑनलाइन होने लग गया। और साथ ही में जो हमारे लोग हैं वो भी जाने आने में खर्चा करते थे, टाइम वेस्ट करते थे, वो भी कॉस्ट रिड्यूस हो गई है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब आंसरेबल होना किसी भी काम के लिए। ठीक है, यहाँ पे ना हम तुरंत चेक कर सकते हैं गलती किसकी है। हमने ना यहाँ पे कंप्लेंट भी रजिस्टर करवा सकते हैं और गवर्नमेंट को रिप्लाई देना ही पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम जो है वो अकाउंटेबल बन गया है। ठीक है, तो पता लग जाएगा गलती किसकी थी, किसकी वजह से ये हुआ। और मैनुअली होता तो पता नहीं चल पाता, वो मुकर भी तो सकता था इंसान। ठीक है, तो ये सारे फायदे होते हैं ई गवर्नेंस के। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ के बारे में जब बात कर लेंगे ना, उसके बाद हम बात करेंगे रोल के बारे में। ठीक है, इस टॉपिक में हम पढ़ने के वाले, हम पढ़ने वाले हैं कि इंडिया के अंदर कैसे गवर्नमेंट के जो काम थे उन्होंने ऑनलाइन का रूप ले लिया, सारे काम गवर्नमेंट के ऑनलाइन शिफ्ट हो गए। मतलब ई गवर्नेंस ने कैसे इंडिया के अंदर दस्तक दी और कैसे वो बढ़ता चला गया और आज इंडिया में इतना ज़्यादा फैल चुका है। हमें इतनी बात तो पता है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ बढ़ेगा, कंप्यूटर बढ़ेगा, इंटरनेट बढ़ेगा, वैसे वैसे ई गवर्नेंस आ जाएगा। तो जैसे ही आईसीटी का यूज़ बढ़ना स्टार्ट हुआ, आईसीटी के यूज़ के साथ ही हमारा ई गवर्नेंस भी आ गया। अब आईसीटी क्या था? आईसीटी का मतलब था इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जो इंफॉर्मेशन को शेयर भी करती है, क्रिएट भी करती है, स्टोर भी करती है, प्रोसेस भी करती है और साथ में कम्युनिकेट भी करती है। तो ऐसी चीज को बोलते थे हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब आप खुद ही दिमाग लगा के सोचो, ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है जो पूरी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का काम, क्रिएट करने का काम, प्रोसेस करने का काम, कम्युनिकेट करने का काम कर रही है? तो ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी आपके आसपास? अभी आप जिससे पढ़ रहे हो, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, इंटरनेट, ईमेल, सोशल मीडिया, टेलीफोन, सॉफ्टवेयर, ये सब क्या है? ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इन्फॉर्मेशन को क्रिएट करती है, शेयर करती है, स्टोर करती है, कम्युनिकेट करती है। तो जैसे जैसे इन सारी चीज़ों का जन्म होता चला गया, कंप्यूटर आता गया, टेक्नोलॉजी आती चली गई, वैसे वैसे ई गवर्नेंस ने अपनी पहुंच बढ़ा ली, है ना, इंडिया के अंदर। अब बिल्कुल कहानी की तरह सुनना, होता क्या गया, कैसे ये फैलता चला गया, कैसे ये बढ़ता चला गया। तो चलो सबसे पहले आप इमेजिन करो ना कि 2025 चल ही नहीं रहा, ये चल रहा है 1970 का ज़माना चल रहा है। ना तो कोई मोबाइल फ़ोन है, ना ही इंटरनेट, सिर्फ कागज़ों के ढेर लगे पड़े हैं सरकारी दफ्तरों में, और सरकारी दफ्तरों के बाहर बड़ी लंबी लंबी लाइनें खड़ी हैं लोगों की। हर एक काम, जितने सारे सरकारी काम है ना, वो सब काम मैनुअली हो रहे हैं। एक इंसान रिपोर्ट बना रहा है, अप्रूवल लेने में महीने लग जा रहे हैं, लोगों की भीड़ सरकारी दफ्तरों के बाहर है, लोग परेशान हो रहे हैं, गर्मी में सड़ रहे हैं, पसीने आ रहे हैं, और फाइलों के ढेर जिन पे धूलें जम चुकी हैं वो गवर्नमेंट ऑफिस में रखी हुई हैं। ठीक है, इमेजिन कर लिया। अब ना इन सब चीज़ों को देखते हुए प्रॉब्लम एराइज होने लगी कि हर एक काम को करने में कितना डिले हो जाता है, मैनुअली कितना कॉस्ट लगती है, टाइम लगता है, लोग परेशान होते हैं, अच्छे से सर्विसेज नहीं ले पाते, गवर्नमेंट सर्विसेज। ठीक है, पर दिमाग लगाया इंडिया ने सोचा क्यों ना टेक्नोलॉजी से अपना काम को आसान बना दिया जाए, क्यों ना टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने काम को आसान कर दिया जाए। तभी ये सरकार को रियलाइज़ हुआ कि अच्छा,
इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक और आईटी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो इंडिया को समझ में आने लग गया, गवर्नमेंट को समझ में आने लग गया कि यही हमारा फ्यूचर है, टेक्नोलॉजी हमारा फ्यूचर है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर हमारा फ्यूचर है। तो इसी चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने जब समझ लिया तो उन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम था DOE डिपार्टमेंट। DOE डिपार्टमेंट का काम क्या था? जो इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। वो कौन सा डिपार्टमेंट था? वो था DOE। अब आया 1977। अब इंडिया ने यहाँ पे दूसरा बड़ा कदम लिया। इंडिया ने बनाया NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो गवर्नमेंट को सर्विसेज और मदद करने वाली थी। कैसी मदद? NIC ने सरकारी डिपार्टमेंट को कंप्यूटर देने, सॉफ्टवेयर बनाने और डेटा को मैनेज करने में हेल्प करना शुरू कर दिया था। ये वाली मदद वो गवर्नमेंट की करने वाली थी, ठीक है। जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, ठीक है, अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट होते हैं, उन सब में आसानी से वो कोऑर्डिनेट कर सके, इसके लिए उसने काम करना शुरू कर दिया। मतलब यहाँ से ना NIC ने बेस बनाना शुरू कर दिया कि गवर्नमेंट को कैसे टेक्नोलॉजी के लिए सर्विसेज देनी है। एग्जांपल से समझाती हूँ, जैसे कि अब ना गवर्नमेंट ना एक वेबसाइट खोलना चाहती है। अब वेबसाइट खोलने के लिए उस वेबसाइट के पीछे बहुत सारी टेक्नोलॉजी लगेगी, डेटा मैनेजमेंट जैसी बहुत सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। तो ये सब काम करेगा कौन? आखिर ये काम करेगी NIC। जैसे जैसे 1980 आता गया वैसे धीरे धीरे ऑफिस में कंप्यूटर आना शुरू हो गए। तब क्या होता था? पहले के कंप्यूटर क्या करते थे? सिर्फ लेटर लिखने का काम और प्रिंट करने का काम करते थे। पहले सिर्फ वर्ड प्रोसेसिंग का ही काम होता था, लेटर लिखना और प्रिंट करना, इससे आगे कुछ होता नहीं था। लेकिन अब धीरे धीरे 1980s में जब ऑटोमेशन आता गया ऑफिस के अंदर, जो काम मैनुअली हो रहा था, जब वो काम कंप्यूटर करने लगे तो यहाँ पे और चीज़ें बदल गई। अब वो कंप्यूटर सिर्फ एक चीज़ नहीं कर रहा था लिखने का, अब कंप्यूटर बहुत सारी चीज़ें करने लग गया था, जैसे कि पेरोल, डेटा स्टोरेज। अब देखो पहले क्या होता था, वो बाबू भैया जो थे हमारे, एक सैलरी शीट बनाने में 4 घंटे लगाते थे। अब वही काम ना कंप्यूटर 15 मिनट में कर देता था, सिर्फ 15 मिनट में। किसी भी एम्प्लॉय का डेटा स्टोर करना है, रिकॉर्ड रखना है, सैलरी शीट बनानी है, ठीक है, ये सारी चीज़ वो अपना बहुत आसानी से कंप्यूटर करने लग गया था। अब बात करते हैं 1987 आया तो NIC नेट आया। NIC नेट मतलब समझो यहाँ पे ना इंडिया को अचीवमेंट मिली हो, उसने ना आसमानों को छू लिया हो, क्योंकि उसने अपनी फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड कंप्यूटर नेटवर्क लॉन्च किया था, ठीक है। उसका ही नाम था NIC नेट। NIC नेट क्या था? भारत का पहला सैटेलाइट बेस्ड कंप्यूटर नेटवर्क था। इसका मतलब ये था कि अब चाहे तुम कितनी भी दूर बैठे हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में बैठे हो, बहुत ईजिली कनेक्ट कर सकते हो, ईजिली डेटा शेयर कर सकते हो, आपस में जुड़ सकते हो और लोगों को अच्छी सुविधाएं दे सकते हो। और वीसेट क्या था? वीसेट एक छोटी सी सैटेलाइट डिश की तरह होती है। तो गवर्नमेंट ने ना वीसेट लगाए थे, वीसेट टर्मिनल लगाए थे, ताकि जितने भी रिमोट एरिया है ना वो भी कनेक्ट कर सके, वहां पे भी इंटरनेट जा सके, वॉइस कॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सारी चीजें, ये सारी सेवाएं उन्हें भी मिल सके, इसलिए वीसेट सैटेलाइट्स लगाई गई थी, ठीक है। तो इस नेटवर्क ने सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ऑफिस को एक साथ जोड़ दिया था। अब सारे काम करना बहुत ईजी हो गया था। यहाँ से ना, यहाँ इस पॉइंट से समझ लो कि इंडिया ने ना डिजिटल का बीज बो दिया। अब यहाँ से बनने वाला है पेड़, ठीक है। फिर आया 1988 में क्या हुआ देखो, इसको थोड़ा सा और एक्सपैंड कर दो। यहाँ पे अभी सेंट्रल, स्टेट जैसी बड़ी बड़ी जगहें जुड़ चुकी हैं, ठीक है। यहाँ पे अब जो छोटी छोटी डिस्ट्रिक्ट थी वो भी और ज़्यादा पास आती गई। इसके बाद ना अब हर डिस्ट्रिक्ट को कंप्यूटर से कनेक्ट किया गया, ठीक है। तो इसी का नाम क्या था? डिस्निक, मतलब डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ NIC, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे सरकार ने फ्री कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दिए ताकि जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है ना वो सब अपना रिकॉर्ड डिजिटल फॉर्म में रख सके। जितना भी रिसोर्स प्लानिंग हो गई, लोगों का डेटा हो गया, सब कुछ वो डिजिटल फॉर्म में रख सके, इसलिए कंप्यूटर बांटे गए थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे अब क्या हुआ? पेपर वाला काम कम होने लग गया था। और जैसे ही 1990 आया तो इसका मतलब और ज़्यादा चीज़ें बढ़ गई, और ज़्यादा फैल गई। मतलब अगर देखा जाए तो 1990 तक NIC नेट का जो नेटवर्क था वो हर स्टेट, कैपिटल और डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच गया। अब भारत का हर एक कोना कंप्यूटर और सैटेलाइट से कनेक्ट हो पाया था। मतलब अब डायरेक्टली आप ये सोच सकते हो कि कोई बिहार में बैठा है और दिल्ली से डेटा शेयर कर सकता है बिना किसी फाइल को भेजे हुए, बिना कुरियर किए हुए। अब डेटा शेयर करना इतना ज़्यादा ईजी हो गया था, किसके थ्रू? ये सैटेलाइट नेटवर्क के थ्रू, ठीक है। यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। चलो अब आगे की बात करते हैं। अब 1990 में हुआ क्या? 1990 में मतलब सरकार बहुत अच्छे से समझ चुकी थी, इंडिया में कंप्यूटर और इंटरनेट भी नया नया आ चुका था, ठीक है। तो अब सरकार ने सोचा क्यों ना इसको सही तरीके से अपने कामों में यूज किया जाए। तब वहां से स्टार्टिंग हुई थी ICT की। ICT मैंने ऊपर ही बता दिया था क्या था, जिससे हम इन्फॉर्मेशन को क्रिएट, स्टोर, शेयर कर सकते थे, हमारे कंप्यूटर, टैबलेट, लैपटॉप, ठीक है। ये सारी चीजों की स्टार्टिंग स्टार्ट हो गई थी ऑफिस में। अब यहाँ से सरकार ने ना इंडियन रेलवे का ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम शुरू किया, ठीक है। अब यहाँ से ये स्टार्टिंग हुई तो क्या हुआ? पहले ट्रेन टिकट लेने के लिए लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी, फिर आया कंप्यूटर सिस्टम। अब कंप्यूटर सिस्टम की वजह से ही
ऑनलाइन बुकिंग पॉसिबल हो पाई। तो यहाँ पे इंडिया ना सबसे पहले ई गवर्नेंस का स्टेप ले पाई। फिर आया हमारा 1998 में बना था एनटीएफ। एनटीएफ क्या था? नेशनल टास्क फोर्स। जो हमारा देश है उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए, आगे तक लेके जाए, उसे गवर्नमेंट अपने अपने कामों में यूज़ करे। ठीक है, सरकार ने एक ग्रुप बनाया था, उस ग्रुप का नाम था एनटीएफ, नेशनल टास्क फोर्स। ठीक है, अब इसका काम ही था कि आईटी को प्रमोट किया जाए। लेकिन आप सोचोगे, अभी तो मैंने पीछे बताया था आपको कि प्रमोट करने के लिए क्या बनाया गया था? एनआईसी बनाया गया था। तो एनआईसी में और एनटीएफ में क्या फ़र्क था वो बताती हूँ। देखो, एनआईसी ने ना ग्राउंड से चीज़ों को इंप्लीमेंट करना शुरू किया था, टेक्नोलॉजी दी थी कि सरकारी काम को डिजिटल कैसे किया जाए, सरकार की मदद की थी, आईटी की सर्विसेज दी थी। ठीक है, तो वहाँ से उसने ग्राउंड लेवल से इंप्लीमेंट किया था चीज़ों को। लेकिन एनटीएफ जो था वो पॉलिसी मेकिंग ग्रुप था। इसका मेन मकसद था आईटी को प्रमोट करना, लेकिन इंडिया को आईटी में सुपर पावर बनाना, आईटी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, पॉलिसीज़ वगैरह, नेशनल पॉलिसी वगैरह, ये सारी चीज़ें बनाना और सरकार की हेल्प करना। ये ना ई गवर्नेंस का फाउंडेशन मजबूत करने के लिए बनाया गया था। फिर आया हमारा 2000 में एक्ट पास किया गया। अब क्या हुआ? एक आईटी एक्ट बनाया गया, आईटी एक्ट 2000 पास किया गया, जिसको हम आगे बढ़ेंगे। देखो, हर एक चीज़ डिजिटल हो रही थी, इंडिया अब डिजिटल होता जा रहा था, सारी सर्विसेज ऑनलाइन दी जा रही थी। तो इसके लिए कानून भी तो होना चाहिए। अगर कुछ गलत हो जाता है कल को, तो उसके लिए कोई कानून होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो उसके लिए एक कानून बनाया गया था 2000 आईटी एक्ट करके, आईटी एक्ट 2000। ठीक है, इस कानून का नाम था। अब इसमें क्या हुआ? एक लीगल फ्रेमवर्क मिल गया चीज़ों को। ठीक है, पहले ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, डॉक्यूमेंट, डिजिटल सिग्नेचर और जितने भी साइबर क्राइम्स थे, उनके लिए पहले कोई भी लॉ नहीं था, कोई भी कानून नहीं था। लेकिन अब बना दिया गया था 2000 के बाद से। अब इसने ना ई कॉमर्स को और ई गवर्नेंस को दोनों को ही एक लीगल बेस दे दिया। ठीक है, यहीं से ना टर्निंग पॉइंट शुरू हो गया था हमारे भारत का। ठीक है, फिर आया 2006। अब देखो, इससे पहले कि तुम 2006 के बारे में पढ़ो, तो पहले सोचो अब क्या हो रहा था। रेलवे टिकट ऑनलाइन होने लग गई थी, आईटी एक्ट भी बन गया था, सरकार ने टेक्नोलॉजी को अपनाना भी शुरू कर दिया। तो अब हुआ क्या? अब हुआ ये कि 2006 में एक और बड़ा प्लान बनाया गया। ठीक है, उस प्लान का नाम क्या था? उस प्लान का नाम था NEGP, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये था, इस प्लान के अंदर जितने भी आदमी है ना, जितने भी गांव के आदमी है, मोहल्ले के आदमी हैं, सबको ही सरकारी सेवा मिले। ठीक है, उनको कहीं भी शहर ना जाना पड़े, उनके सबके लिए सर्विसेज उपलब्ध हो। ठीक है, अब हुआ क्या? इसमें ना 27 प्रोजेक्ट पर काम किया गया, 27 बड़े बड़े मेन प्रोजेक्ट्स बनाए गए और उन पर काम किया गया। प्लान इसलिए बनाया गया था ताकि जितनी भी गवर्नमेंट की सर्विस है ना, वो हर एक इंसान तक पहुंच सके, ट्रांसपेरेंट हो सके और इफिशिएंट हो सके। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बताऊं, 27 में से कुछ बताऊं, तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए गए थे जिनके नाम थे जैसे कि पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट। ये तो बहुत बड़ा लिखा हुआ ही है बुक में। ठीक है, पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट बनाया था। इसमें हुआ क्या? इसका मतलब क्या था? इसका मकसद सिर्फ इतना था कि अगर पहले किसी को पासपोर्ट बनाना पड़ता था तो उसको सरकारी दफ्तर जाना पड़ता था। लेकिन जब ये 27 मिशन में से एक मिशन जो पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट था, अब इसके जरिए तुम घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो, डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो, अपॉइंटमेंट ले सकते हो, पुलिस वेरिफिकेशन के बाद वो पासपोर्ट खुद ही घर पहुंच जाएगा। तो यही था NEGP का मैजिक। ठीक है, इसी के सहारे लोगों तक सेवाएं पहुंच रही थी बहुत ज्यादा इफिशिएंट वे में और ट्रांसपेरेंट वे में। ठीक है, तो ये ऐसा एक प्रोजेक्ट है, ऐसे 27 बनाए गए थे। अब बात करते हैं 2008 से 2013 के बीच में। यहाँ पे कुछ आईटी एक्ट्स और बनाए गए। ठीक है, यहाँ पे क्लाउड जैसी चीजें हुई और मोबाइल सेवा दी गई, 3 चीजें यहाँ पे हुई थी। तो वो बात करते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले 2008 में कुछ आईटी एक्ट्स को और बनाया गया, डेवलप किया गया। देखो, आईटी एक्ट 2000 में बन गया था, है ना। अब उसमें और चीजें भी ऐड की गई, जैसे साइबर क्राइम, ठीक है, ऑफेंसिव मैसिव, इन सारी चीजों पर पेनल्टी लगाई गई और इसके लिए लॉ आया। ठीक है, गवर्नमेंट भी कंप्यूटर बेस्ड इन्फॉर्मेशन के थ्रू सारी चीज़ों पर नजर रख सकती थी और जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है उसको भी लीगली दर्जा दिया गया कि हाँ, इसको भी सही माना गया कि अब डिजिटल सिग्नेचर भी चल सकता है। तो ये स्टेप लिया गया 2008 में। फिर 2008 में ही ना NSDG लॉन्च किया गया। इसका मतलब क्या? नेशनल सर्विस डिलीवरी गेटवे। ठीक है, नेशनल सर्विस डिलीवरी गेटवे। इसका मकसद क्या था? ये लॉन्च किया गया और इसका मकसद सिर्फ ये था कि एक नए डिजिटल सिस्टम, एक नेटवर्क सिस्टम के थ्रू अलग अलग डिपार्टमेंट को, जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है उनको जोड़ा जाए। ठीक है, और ज़्यादा चीज़ों को स्मूथ किया जाए। ठीक है, इजी बनाया जाए। इसका सिर्फ काम क्या था? जोड़ना था, जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट थे उनको और करीब लाना था नेटवर्क के थ्रू। ये नेटवर्क सिस्टम था। ठीक है, फिर उसके बाद आया 2012। अब 2012 में नेशनल आईटी पॉलिसी लाई गई। पॉलिसी का सिर्फ इतना ही एम था कि जो 1 करोड़ लोग हैं वो भी स्किल्ड हो जाए, आईटी स्किल्ड हो जाए। देखो, अभी तक हम कंप्यूटर सिस्टम ला रहे हैं, सारा चीज़ें लेकर आ रहे हैं, लेकिन उनको चलाने वाले भी तो होने चाहिए। सिर्फ डिजिटल सिस्टम बनाना नहीं, उनको चलाने वाले लोग भी तो चाहिए होंगे। तो ऐसे में आईटी पॉलिसी के अंतर्गत 1 करोड़ लोगों को तैयार किया गया। ठीक है, और टेक्नोलॉजी के ऊपर ट्रेनिंग दी गई, बड़े बड़े स्टैंडर्ड्स बनाए गए। ठीक है, मतलब यहाँ से लोगों को डेवलप किया गया। फिर 2013 में लॉन्च किया गया GI क्लाउड। अब देखो, इन सब चीज़ों का डेटा जो होता है, जो सर्विसेज हम दे रहे हैं, हमारे जितने भी सरकारी दफ्तर सर्विसेज दे रहे हैं नागरिकों को, वो जो सिटीजन हैं, उनका डेटा भी तो कहीं ना कहीं स्टोर होगा। तो ऐसे मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, ये फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा दिया जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है। देखो, क्लाउड कंप्यूटिंग
कंप्यूटिंग, अब ये सारा ही डेटा कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा, सर्वर पर स्टोर होगा, तो उसके लिए जीआई क्लाउड लाया गया था, ठीक है। जीआई क्लाउड को हमने मेगाराज भी बोला है, ठीक है, उसका दूसरा नाम है मेगाराज, ठीक है। एक सिक्योर क्लाउड था जहाँ पर सब चीज़ों का डेटा स्टोर किया जा रहा था। और उसके बाद फिर आई मोबाइल सेवा। मोबाइल सेवा नाम से ही समझ में आ रहा है। अब क्या हुआ, 2013 में भारत ने कुछ ऐसा किया कि लोग अब फ़ोन के थ्रू ही सब चीज़ों पर एक्सेस पा सकते थे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ गया, मोबाइल फ़ोन ऐसा प्लेटफॉर्म आ गया कि सरकारी सेवाएं अब मोबाइल फ़ोन पर ही मिलने लगी। अब मोबाइल पर ही आप कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, कोई भी बिल पे कर सकते हो। तो अब हर एक चीज़ किस पर होने लग गई, मोबाइल के जरिए होने लग गई, ठीक है। उसके बाद आया 2014 और 2015। 2014 और 2015 में माई जीओवी आया। माई जीओवी एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पर सरकार अपने आइडिया शेयर करती थी और वहाँ पर जो पब्लिक होती थी वो भी पार्टिसिपेट कर पाती थी, अपनी बातों को रख पाती थी, डिस्कशन कर पाती थी, जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी आने वाली होती थी उस पर सजेशन दे पाती थी। तो इसका मकसद, इस प्लेटफॉर्म का मकसद सरकार को और लोगों को कनेक्ट करना था, ठीक है, और इंगेजमेंट बढ़ाना था। ये एक इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म था। अब आई ई क्रांति। क्रांति का मतलब तो आप समझते हो, चेंज आना। ई क्रांति मतलब अब डिजिटली चेंज आना, मतलब ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू गवर्नेंस में बदलाव आना, कुछ रिवॉल्यूशन होना, ठीक है। अब क्यों इसमें क्या किया गया, इसमें किया गया ई गवर्नेंस से एम गवर्नेंस में कन्वर्ट किया गया। जो सारी चीज़ें डिजिटली हो रही थी वो अब किसके थ्रू होने लगे, मोबाइल फ़ोन के थ्रू होने लगे। जितनी भी सेवाएं लोगों को मिल रही थी वो मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू ईजिली अवेलेबल हो पाए। तो वो ई क्रांति आई थी 2015 में। और डिजिटल इंडिया लाया गया था प्राइम मिनिस्टर द्वारा। अब देखो, रोल समझाने की आपको जरूरत नहीं है, आपको ओवरऑल क्लियर हो गया होगा कि ई गवर्नेंस के आने से हमारी जिंदगी में क्या असर हुआ है। हमें बहुत बढ़िया सर्विसेज मिलने लग गई है, हमारी सर्विस डिलीवरी जो है वो बेटर हो गई है, हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो गई है, काम इफिशिएंट तरीके से होने लगा है, कॉस्ट रिड्यूस हो गई है और ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है, ठीक है। तो ये सारे रोल थे जो हम इंपॉर्टेंस भी बोल सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे गार्टनर मॉडल के बारे में। गार्टनर इवोल्यूशन मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस। गार्टनर का मतलब क्या है, गार्टनर ना एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन जो टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करती है। उसका काम ही यही है, वो स्टडी करती है मार्केट में टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे हो रहा है, कंपनीज और गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ कर रही है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। और इवोल्यूशन का मतलब होता है धीरे धीरे डेवलप होना, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने एक मॉडल दिया था ई गवर्नेंस का, और उसने बताया था कि सरकार जो है ना वो कैसे ऑनलाइन तक का सफर तय करती है। सरकार ना एक दिन में ऑनलाइन नहीं बनती, पहले छोटे छोटे कामों को डिजिटल होना पड़ता है, फिर धीरे धीरे सब कुछ ऑनलाइन होता है। इसी प्रोसेस को समझाने के लिए बस गार्टनर ने अपना इवोल्यूशन मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस दिया है, ठीक है, कि सरकार का डिजिटल सफर क्या है, उसमें कौन कौन से स्टेप हैं वही हम पढ़ने वाले हैं। तो वो 4 स्टेप हैं, इंफॉर्मेशन, इंटरेक्शन, ट्रांजैक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला जो स्टेज आती है वो आती है इंफॉर्मेशन। इस स्टेज में ना गवर्नमेंट ना इन्फॉर्मेशन दे रही है पब्लिक को डिजिटल फॉर्म में। ये पहले जो इन्फॉर्मेशन दी जाती थी वो न्यूज़पेपर के थ्रू, बोर्ड्स के थ्रू, ठीक है, पैम्पलेट के थ्रू दी जाती थी। अब वही काम को वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन किया जा रहा है। इस स्टेज में ना वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है सरकार का पब्लिक के साथ। सरकार यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रही है पब्लिक को, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई भी नई स्कीम आई है, एग्जाम डेट आई है, कोई भी रूल पॉलिसी बनाया गया है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पर गवर्नमेंट किसको दे रही है, पब्लिक को दे रही है, ठीक है। इसका पर्पज सिर्फ इतना ही है कि ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना चाहते हैं, ईजी एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक तक पहुंचे, ठीक है। अब पब्लिक क्या करेगी, उस इन्फॉर्मेशन को देखेगी, वहीं से हमारा नेक्स्ट स्टेज शुरू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज होता है इंटरैक्शन का। यहाँ पे ना गवर्नमेंट के साथ पब्लिक इंटरैक्ट कर रही है, यहाँ पे टू वे प्रोसेस हो रहा है, टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। ये पब्लिक भी पार्टिसिपेट कर रही है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई भी नया फॉर्म, सरकार ने कोई भी नई इन्फॉर्मेशन डाली थी वेबसाइट पे, अब जो यहाँ पे पब्लिक है ना, पब्लिक उस फॉर्म को डाउनलोड कर रही है, अपनी क्वेरी, अपनी कंप्लेंट सबमिट कर रही है, अपने एप्लीकेशन का स्टेटस भी चेक कर रही है। इस स्टेज में ना फाइनल सर्विस दी जा रही है, ठीक है, और ये ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इंटरैक्शन हो गई है। जैसे एग्जाम्पल के लिए पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म आया था, उसको ऑनलाइन डाउनलोड कर लिया। इलेक्ट्रिसिटी कंप्लेंट थी, उसको ऑनलाइन रजिस्टर करवा दी, पब्लिक ने करवा दी, ठीक है। अब इसका पर्पस क्या होता है, पार्टिसिपेशन को बढ़ाना। पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए, ठीक है, ताकि वो आपस में इंटरैक्ट कर सके। और फिर आता है हमारा नेक्स्ट स्टेज ट्रांजैक्शन का। अब देखो थर्ड स्टेज में क्या होता है। अब थर्ड स्टेज में यहाँ पर इंटरैक्ट कर गई, ठीक है, लेकिन अभी भी चीज़ें इनकम्प्लीट है। उसको कंप्लीट करने के लिए, प्रॉपर तरीके से वो चीज़ें प्रोवाइड करवाने के लिए, वो सेवाएं देने के लिए यहाँ पे ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है। इस स्टेज में गवर्नमेंट एक्चुअल सर्विस ऑनलाइन प्रोवाइड कर रही है। पेमेंट से लेके, सबमिशन से लेके, अप्रूवल से लेके सब कुछ डिजिटल हो गया है, ठीक है। चाहे आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना हो, देखो यहाँ पे पेमेंट आ गई है। यहाँ पे बहुत बड़ा जो टर्म आई है वो है पेमेंट करना, ठीक है। ऑनलाइन घर बैठे बैठे
टिकट बुक करके पेमेंट कर देना। अगर बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है तो अप्लाई करने के बाद उसे रिसीव भी कर लेना, ठीक है। यहाँ पे ना प्रॉपर तरीके से ना चीज़ें हो रही हैं और बाद में पेमेंट भी हो रही है, ऑनलाइन कंप्लीट हो जा रहा है, घर से निकलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, ऑफिस जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, पूरा काम ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है। इसका मेन पर्पस होता है जो हमारी पब्लिक है उसके टाइम को, उसकी कॉस्ट को, उसके एफर्ट को कम करना, ठीक है। अब ना गवर्नमेंट सोचती है सिर्फ ऑनलाइन सर्विसेज देना ही काफ़ी नहीं होता, यहाँ पे पूरे सिस्टम को स्मार्ट बनाने का काम करती है और फिर हमारी शुरू हो जाती है नेक्स्ट स्टेज, ठीक है, जहाँ पे वो पूरे सिस्टम को स्मार्ट बना रही है, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज। अब इसमें होता क्या है, ये समझो ये बहुत ज़्यादा ही एडवांस स्टेज है। इस स्टेज में ना गवर्नमेंट ने पूरा ही सिस्टम डिजिटली ट्रांसफॉर्म कर दिया, बदल दिया। अलग अलग डिपार्टमेंट थे, आपको अपने अलग अलग काम के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट में जाने की ज़रूरत पड़ती, या फिर आपको ऑनलाइन काम करवाना था तो अलग अलग ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ती। लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पे पूरे सिस्टम को आपस में कनेक्ट कर दिया, इंटरकनेक्टेड कर दिया, ताकि जो यूज़र है, यूज़ करने वाले जो सिटीजन है ना, उनको बार बार परेशानी ना हो, ठीक है। तो पूरी चीज़ों को कस्टमर सेंट्रिक बना दिया, सिटीजन सेंट्रिक बना दिया, ठीक है, ताकि वो एक ही बार में अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करके ईजिली सर्विसेज ले सके। गवर्नमेंट ने पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया, अलग अलग डिपार्टमेंट को आपस में कनेक्ट कर दिया, जिससे जो सिटीजन का काम है वो आसानी से हो सके। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है उमंग ऐप। उमंग ऐप पे जितनी भी सेवाएं हैं ना, वो आप एक ही ऐप पे पा सकते हो, आपको आएगी। और इसका सिर्फ और सिर्फ मेन उद्देश्य ये है कि गवर्नमेंट का काम फास्ट हो, ट्रांसपेरेंट हो, इफिशिएंट हो और कस्टमर को मतलब कि सिटीजन को मजा भी आ जाए, ठीक है। तो ये था गार्टनर का मॉडल। उन्होंने बताया सबसे पहले सरकार इन्फॉर्मेशन देती है, फिर इंटरैक्ट करती है पब्लिक के साथ, फिर ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करती है और फिर अपने पूरे सिस्टम को ही स्मार्ट बना देती है, ठीक है। ऐसा होता है डिजिटल काम, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट के बारे में, जो कि है फिफ्थ क्वेश्चन। अब फिफ्थ क्वेश्चन कहता है कि ट्रेडिशनल पेमेंट और ई पेमेंट के बारे में डिफरेंस बताने हैं। तो सबसे पहले समझो कि जो हम किसी भी सामान को खरीदने के बाद पे करते हैं ना, उसे बोलते हैं पेमेंट सिस्टम, ठीक है। पेमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके थ्रू हम पे कर रहे हैं। अब उस पेमेंट सिस्टम को दो तरीके से बांटा जाता है, ट्रेडिशनल पेमेंट और दूसरा होता है ई पेमेंट, ठीक है। अब ई इसके आगे लग गया, मतलब हम ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, और ट्रेडिशनल पेमेंट का मतलब जब हम पहले कैश में, चेक में, इन सब के थ्रू जब फिजिकली नोट कॉइन्स में पे करते थे, उसे बोलते थे ट्रेडिशनल पेमेंट, ठीक है। तो चलिए इसके डिफरेंस को समझते हैं। तो ट्रेडिशनल पेमेंट का दूसरा नाम कन्वेंशनल पेमेंट भी है। अगर मैं बात करूँ ट्रेडिशनल पेमेंट को करने के लिए हमें ट्रेडिशनल मीडियम की ज़रूरत होती है, कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट जैसे फिजिकल मीडियम चाहिए होते हैं। यहाँ पर पेपर या पैसा एक्चुअल एक हाथ से दूसरे हाथ में लिया दिया जाता है और दिखता है, फिजिकल फॉर्म होती है उसकी, जैसे हम दुकानदार को पेमेंट कर रहे हैं। वहीं पर अगर ई पेमेंट की बात करूँ तो इसकी डिजिटल मीडियम के थ्रू पेमेंट हो रही है, इंटरनेट, मोबाइल ऐप, यूपीआई, नेट बैंकिंग जैसे डिजिटल मीडियम का यूज़ करके हम पेमेंट कर रहे हैं। इसकी कोई भी फिजिकल फॉर्म नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर ट्रांसफर हुआ है, जैसे गूगल पे, फोन पे से पेमेंट कर दी, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। देखो इसको करने में ना टाइम लग जाता है, जैसे हमें किसी को पैसा भेजना है, ठीक है, तो इसमें मैनुअली चीज़ें हो रही हैं, इसलिए ये लेंदी प्रोसेस है। यहाँ पे टाइम लग रहा है, बैंक जाना पड़ रहा है, घंटों लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है, और बैंक जब खुला रहेगा तभी जाना पड़ रहा है 10 से 4 बजे तक के बीच में। और जबकि अगर मैं ई पेमेंट की बात करूँ तो ये फास्ट और इंस्टेंट होता है, क्योंकि हम किसी भी कोने से किसी भी टाइम 24/7 पे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ना एक्चुअल में मनी फिजिकली मूव होते हुए दिखाई देती है, आपके हाथ से दूसरे हाथ में जाती है, उसकी फिजिकल फॉर्म होती है, लेकिन यहाँ पे दिखाई नहीं देती, सब कुछ डिजिटली होता है, ठीक है। यहाँ पे ना ट्रेडिशनल मीडियम के थ्रू कम्युनिकेशन होता है, जैसे कि अगर आप बैंक जाते हो तो आपको बकायदा पेपर, फॉर्म, सिग्नेचर का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें भरनी पड़ेंगी, जबकि ई पेमेंट में सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, ऐप, टेक्नोलॉजी ज़रूरी होगा ट्रांजैक्शन को पॉसिबल बनाने के लिए। यहाँ पे बैंक जाकर फॉर्म भरना, बात करना, ये सब चीज़ें होंगी, जबकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी काम कर देगी। उसके बाद यहाँ पर अगर ह्यूमन की इंटरवेंशन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे ह्यूमन इन्वॉल्व होता है, जैसे कि कैशियर हो गया, बैंक का स्टाफ हो गया, क्लर्क हो गए, ये सब ह्यूमन इन्वॉल्व हैं। जबकि ई पेमेंट में एडवांस टेक्नोलॉजी, पूरा सिस्टम काम कर रहा होता है, इसलिए ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। जैसे यहाँ पे आप बैंक काउंटर पर जाकर पेमेंट करते हो और यहाँ पर एटीएम, यूपीआई पेमेंट के थ्रू ई पेमेंट कर देते हो, ठीक है। तो ये थे डिफरेंसेस, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट के बारे में, जो कि है ई बैंकिंग किसे कहते हैं, उसके क्या इंपॉर्टेंस होते हैं और इन तीनों के बीच में डिफरेंस समझाने हैं। तो चलिए पढ़ते हैं ई बैंकिंग किसे कहते हैं। तो ई बैंकिंग अभी मैंने बताया, जिसके भी आगे ई लग गया इसका मतलब सारा काम ऑनलाइन हो रहा है, और बैंकिंग का मतलब बैंकिंग सर्विसेज का यूज करना, ठीक है। अब इस केस में जब हम सारी बैंकिंग सर्विसेज ऑनलाइन मीडियम के थ्रू यूज कर लेते हैं तो हमें बैंक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बैलेंस को चेक करने के लिए, अकाउंट से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, मनी को ट्रांसफर करना, बिल पे करना, बैलेंस चेक करना, स्टेटमेंट डाउनलोड करना, ये सारे हम ऑनलाइन ईजिली घर बैठे कर सकते हैं।
ठीक है। इसका सिर्फ इतना ही ऑब्जेक्टिव है कि कस्टमर के लिए सब चीज़ों को फास्ट, ईजी और एक्सेसिबल बनाना, ताकि वो एनी टाइम एनीवेयर से बिना ब्रांच जाए अपनी सर्विसेज को ले सके। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा है कि यूपीआई से हम पेमेंट कर रहे हैं, एटीएम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कोई भी बिल पे कर रहे हैं, खाना खाते खाते ऑफिस में हमने बिल पे कर दिया, हमें प्रॉपर एक छुट्टी करके बिल पे करने जाने की जरूरत नहीं पड़ी बैंक जाकर। ठीक है। मतलब कि बिना बैंक जाए जब हम सारे कामों को ऑनलाइन कर देते हैं बैंक से रिलेटेड, उसे बोलते हैं ई बैंकिंग। ठीक है। अब बात करते हैं इसके फायदे के बारे में। तो सबसे पहले ये 24/7 अवेलेबल है। यहाँ पर हमें बैंक के खुलने का, बंद होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हमें अगर किसी को पैसा पे करना है यूपीआई के थ्रू, हम घर बैठे किसी भी कोने से कर सकते हैं। 24/7 इंस्टेंट पेमेंट होगी। ठीक है। ये हमारे टाइम को सेव करता है और हमारे सब चीज़ों के लिए कन्वीनियंट बनाता है। ठीक है। ई बैंकिंग से कस्टमर का टाइम बच गया, उसे घंटों लाइनों में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ी और वो 2 मिनट में अपना बिल भर के लंच करते करते अपने काम में मस्त हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है कि इससे ना जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है वो भी लोअर हो जाती है। ठीक है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का जो कॉस्ट है ना, ट्रेडिशनल बैंकिंग के कंपैरिजन में कम होता है। ठीक है। चेक या डिमांड ड्राफ्ट बनवाने में चार्जेस बहुत लग जाते हैं, जबकि अगर हमें किसी से यूपीआई ट्रांसफर करना है वो फ्री में हो जाता है। ऐसे करके ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कम हो जाती है। इससे फाइनेंशियल डिसिप्लिन हमारे अंदर मेंटेन रहता है। हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, हमने कहाँ पर कितना खर्चा किया है, तो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम ट्रैक कर सकते हैं। सारी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री स्टेटमेंट हम देख सकते हैं, जिससे हमें पता लगेगा कि हमने इस पिछले महीने में बहुत ज़्यादा खर्च कर दिया है, अब हमें नहीं करना, तो हम अपने लिए लिमिट सेट कर सकते हैं। इससे सारा काम पेपरलेस और कैशलेस होता है। ठीक है। ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। पेपर और कैश का यूज़ कम होना, एटीएम की स्लिप या पासबुक के बजाय हमें ना यहाँ पे ई पेमेंट पीडीएफ मिल जाती है। ठीक है। तो पेपरलेस कैशलेस हो गया सारा काम, और इससे कस्टमर भी सेटिस्फाई होता है, क्योंकि उसे घंटों लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ा, ट्रांजैक्शन उसकी कॉस्ट बच गई, उसका टाइम बच गया, कभी वो किसी भी टाइम उसको अवेल कर सकता है। तो फास्ट सर्विस, ईजी एक्सेस और ट्रांसपेरेंसी की वजह से वो ज़्यादा सेटिस्फाई हो पाता है। ठीक है। तो ये सारे एडवांटेज होते हैं ई बैंकिंग के। अब बात करते हैं डिफरेंसेस के बारे में। नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस और यूपीआई के बीच में क्या डिफरेंस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको डिटेल में मैंने ब्लॉक 2 में ऑलरेडी कवर करवा दिया है, तो अब सिर्फ ऊपर से डिफरेंसेस पढ़ेंगे। ठीक है। तो डिफरेंसेस होता क्या है। नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई ही फंड ट्रांसफर करने के मेथड है, तरीके हैं, जिसके थ्रू हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है। फंड ट्रांसफर सिस्टम है ये नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई। अब इनमें सब में अपनी अपनी खासियत है। चलो पढ़ते हैं। देखो, अगर हमें थोड़ा सा डिले बर्दाश्त है और हम थोड़ा सा वेट कर कर अपने अकाउंट में से मनी दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं, तब हम नेफ्ट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि नेफ्ट में ना जो सेटलमेंट होती है वो बैच वाइज होती है। इसका मतलब क्या, आपके ट्यूशन में भी बैचेस होते होंगे, 4 से 5 का बैच, 5 से 6 का बैच, वैसे ही ना अब इसमें बैंक क्या करता है, जैसे आप सपोज करो, एक एग्जांपल से समझाती हूँ, आपने अपनी फ्रेंड को ना 5,000 रुपये भेजे हैं। ठीक है। वो भी नेफ्ट के थ्रू भेजे हैं और 10:10 पर भेजे हैं। तो अब ये जो पैसा है ना, ये तुरंत ट्रांसफर नहीं करेगा बैंक। क्यों नहीं करेगा। सबसे पहले वो बैच बनाएगा। बहुत सारी नेफ्ट की रिक्वेस्ट आ रही होंगी अलग अलग लोगों से। ठीक है। तो उसने एक बैच बना रखा है 10 से लेकर 10:30 बजे तक। 10:30 तक बहुत सारी रिक्वेस्ट आएंगी, उसके बाद वो ग्रुप बनाया जाएगा, उसके बाद सारी ट्रांजैक्शंस को एक साथ प्रोसेस किया जाएगा 10:30 बजे के बाद, जिससे पैसा पहुंचने में हो सकता है 11:15 बज जाए या फिर 11 बज जाए, रिसीवर को 11 बजे तक पैसा मिले। तो अगर थोड़ा सा डिले आप बर्दाश्त कर सकते हो तो आप नेफ्ट का यूज कर सकते हो। ठीक है। फिर आता है आरटीजीएस। आरटीजीएस क्या होता है, इसमें हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन हम करते हैं, जैसे बहुत बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन होती है ना बिजनेस वाली, ऐसे पैसे को हम एक ही बार में जब भेजना चाहते हैं, रियल टाइम का मतलब कि अभी भेजा और अभी चला गया, नेफ्ट की तरह ये डिले नहीं करेगा, तब हम आरटीजीएस का यूज करते हैं। ठीक है। आईएमपीएस कभी भी किसी भी इमरजेंसी में हमें तुरंत पैसा भेजना है, चाहे रात हो रही हो चाहे दिन हो रहा हो, कभी भी भेजना है, तब हम आईएमपीएस का यूज कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों के केस में बैंक खुला होना चाहिए, तभी पैसा जाएगा। लेकिन आईएमपीएस केस ऐसा है कि कभी भी इमरजेंसी के वक्त रात में भी अपने फ्रेंड को पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी एक ही बार में। लेकिन होता यह है कि इसमें इतनी बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन नहीं हो पाती है। फिर यूपीआई तो आजकल सबके फोनों में है। ये मोबाइल बेस्ड यूजर फ्रेंडली ऐप है। ठीक है। जो रोजमर्रा की जिंदगी को चलाने के लिए यूज किया जाता है। हमें कोई भी सब्जी खरीदनी है, कपड़े खरीदने, तो हम इससे पेमेंट कर देते हैं। ठीक है। तो समझ में आ गया। इसमें सेटलमेंट कैसे होती है, बैच वाइज होती है। इसमें एक ही बार में चली जाती है, इसमें भी एक बार में चली जाती है और इसमें भी एक ही बार में चली जाती है। ठीक है। यहाँ पे हो सकता है थोड़ा कुछ टाइम लग जाए, कुछ घंटों का। यहाँ पे इंस्टेंट जाएगी। ठीक है। इसकी जो मिनिमम लिमिट है, मतलब 1 रुपये से लेके कहीं तक भी हम पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं नेफ्ट के थ्रू। लेकिन शर्त यह है कि बैंक खुला होना चाहिए, वर्किंग आवर्स में ही पैसा ट्रांसफर होगा। ठीक है। आरटीजीएस में जो मिनिमम लिमिट है, शुरुआत कहाँ से हो रही है, 2 लाख से हो रही है, और 2 लाख के ऊपर का कितना भी बड़ा अमाउंट आप भेज सकते हो, और इसकी भी शर्त यह है कि बैंक खुला होना चाहिए। ठीक है। अब बात करूँ आईएमपीएस की, तो इसकी जो मिनिमम लिमिट है वो कुछ भी नहीं है। आप 1 रुपये से लेके 5 लाख तक का अमाउंट भेज सकते हो, और ये 24/7 इंस्टेंट पेमेंट कर देता है। ठीक है। जरूरी नहीं है इसमें कि बैंक खुला हो या ना हो, रात भी हो रही हो, इमरजेंसी हो, तो हम आईएमपीएस का यूज कर सकते हैं।
और यूपीआई की बात करूँ तो इसमें 1 से लेकर ₹1 से लेकर पर ट्रांज़ैक्शन 1 लाख तक हम भेज सकते हैं और ये भी 24/7 अवेलेबल रहता है, ठीक है? अब देखो अलग-अलग बैंक के हिसाब से वेरी करता है, किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है। तो यहाँ पे ना आप ये मत समझना कि ये गलत करवा दिया, उस वाला बैंक तो ऐसा करता है, मेरे साथ तो ऐसा होता है। ये थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो सकता है, बैंक के हिसाब से वेरी करता है, उसको मैंने डिटेल में ब्लॉक 2 में समझाया है। लेकिन इतना ही काफ़ी है लिखने के लिए, ठीक है? तो चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जो कि है कि वेबसाइट क्या होती है, वो कैसे इवॉल्व हुई, डेवलप हुई और उसके क्या टाइप हैं और एक वेब को डेवलप करने के क्या प्रोसेस हैं, ये पढ़ते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे एचटीटीपी और एचटीटीपीएस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे वेब होस्टिंग किसे कहते हैं और उसके क्या टाइप्स होते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वेबसाइट के बारे में। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या इमेज बना रखी है। सबसे पहले आप हो, आपको इग्नू की वेबसाइट ओपन करनी है। तो सबसे पहले आप एक वेब ब्राउज़र पर जाओगे, जैसे कि आप क्रोम पर चले गए, उसके बाद आपने वेबसाइट का नाम लिखा। जैसे आपको इग्नू की वेबसाइट पर जाना था तो उस वेबसाइट का नाम लिखा, उसके बाद आपके सामने वेब पेज खुल के आया। वेबसाइट को ओपन होते ही जो पेज आया ना, उसको बोलते हैं वेब पेजेस। अब ये जो वेब पेजेस है वो इसलिए आया क्योंकि ये ऑलरेडी वेब सर्वर पर स्टोर था, मतलब इसका एक परमानेंट एड्रेस था, घर था, उसको ऑलरेडी स्टोर करके वहाँ पे रखा गया था। अगर ये वहाँ पे स्टोर नहीं होता तो ये आपके सामने खुलकर नहीं आता, ठीक है। तो वेब पेजेस आपके सामने निकल कर आया। ऐसे बहुत सारे वेब पेजेस होंगे, जब अबाउट वाला भी होगा, इग्नू का होम पेज होगा, फिर उसके बाद अबाउट वाला भी होगा, एडमिशन वाला भी होगा, कॉन्टैक्ट वाला भी होगा। बस इन्हीं सारे वेब पेजेस को मिलाकर, ठीक है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस को मिलाकर ही बनती है एक वेबसाइट। तो वेबसाइट किसे कहते हैं? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, ठीक है। और ये सब ना एक ही डोमेन नेम के अंदर आते हैं, ठीक है। और ये सब कहाँ पर स्टोर होते हैं? वेब सर्वर पर स्टोर होते हैं। और इस वेबसाइट को हम कहाँ पर देखते हैं? हमारे वेब ब्राउजर में देखते हैं, ठीक है। समझ में आया? वही मैंने यहाँ पे लिखा है, वेबसाइट क्या होती है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, ठीक है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख ही रखा है कि ये होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सर्विस जैसे पेजेस होते हैं, ये एक ही कॉमन डोमेन नेम के अंदर होते हैं। इनका एक नाम होता है, जैसे इग्नू का नाम है ना ये, और ये वेब सर्वर पर स्टोर होते हैं। अब बात करते हैं इवोल्यूशन के बारे में कि वेबसाइट कैसे इवॉल्व हुई, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ। अब ना उस टाइम ना प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेजना ना प्रॉब्लम जैसा था। ऐसा कुछ था ही नहीं कि भेजा जा सके। इसलिए टिम बर्नर, जो कि एक साइंटिस्ट थे स्विट्जरलैंड के अंदर, उन्होंने इस प्रॉब्लम को देखते हुए सोचा क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जहां डॉक्यूमेंट को इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट किया जा सके और इन्फॉर्मेशन को शेयर करना ईजी हो जाए। बस इसी आइडिया से www का जन्म हुआ 1989 में, ठीक है। उन्होंने HTTP फर्स्ट वेब सर्वर भी बनाया था, ठीक है, सन में, ठीक है। सन क्या है? एक रिसर्च सेंटर है स्विट्जरलैंड के अंदर। वहां पे ये साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा कि चीजें शेयर नहीं हो पा रही है, इसलिए www का आइडिया उन्हें आया, ठीक है। अब जब ये बन गया, उसके बाद 1991 में हमारा फर्स्ट वेब ब्राउजर आया था। आप वेबसाइट को कहां पर देखते हो? इग्नू की वेबसाइट कहां देखी आपने? एक ब्राउजर के थ्रू ही तो देखते हो। तो वेब ब्राउजर एक गेट होता है वेबसाइट पर जाने का, ठीक है। तो उस समय फर्स्ट वेब ब्राउजर आया जो कि टेक्स्ट बेस्ड था। आज का जो वेब ब्राउजर होता है उसमें बहुत सारी इमेज होती है, ग्राफिक्स होती है, ठीक है, डिजाइंस होते हैं, लेकिन उस समय फर्स्ट था ना, इसलिए टेक्स्ट बेस्ड था। उसमें सिर्फ टेक्स्ट में चीजें लिखी होती थी, ठीक है, सिर्फ प्लेन टेक्स्ट में चीजें लिखी हुई है। और इस ब्राउजर को किसने रिलीज किया था? सन ने रिलीज किया था, जो कि एक रिसर्च सेंटर था और लोगों के लिए फ्री कर दिया गया था कि लोग उसे फ्री में यूज कर सकते हैं। फिर जैसे ही 1993 आया, 1993 में थोड़ा और चीजें एडवांस हुई, वहां पर आया मोज़ेक ब्राउजर, ठीक है। मोज़ेक ब्राउजर क्या था? एक बहुत बड़ा चेंज था जिसको किसने क्रिएट किया था? मार्क एंड्रेसन ने क्रिएट किया था यूएसए के अंदर। इसमें ना ये भी ब्राउजर ही था, लेकिन इसके अंदर ना चीजें ऐड हो गई, ग्राफिक ऐड हो गई, इमेजेस वगैरह। तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव सा दिखने लगा, ठीक है, और बहुत ज्यादा ही ना पॉपुलर होने लगा क्योंकि इसमें ग्राफिक्स थे, ठीक है, इमेजेस थी, यूजर ना माउस पर क्लिक कर सकता था, जो पहले बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। इस वजह से इंटरनेट नॉर्मल लोगों के लिए बहुत ज्यादा आसान सा बन गया था। यहीं से वेबसाइट सिर्फ यहीं से बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और पॉपुलर होने लग गई थी यूजर्स के बीच में, ठीक है। फिर आया 1994 में नेस्केफ नेविगेटर आया, जो कि मैंने ऑलरेडी इवोल्यूशन के टाइम बताया था। ये भी एक ब्राउजर था जिसको वाइडली यूज किया गया था, ठीक है। इसको बनाने वाले मार्क एंड्रेसन थे और इनके डेवलपर्स थे, ठीक है। नेस्केफ एक कंपनी थी और ये बहुत ज्यादा लोगों के बीच में पॉपुलर हो गया था क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रोफेशनल सा दिखने लग गया था, ठीक है। और ये बहुत बढ़िया ब्राउजर था, उस समय सब लोग इसका यूज करने लग गए थे, ठीक है। जैसे आज क्रोम का करते हैं ना, एज का करते हैं, वैसे ही उस समय नेस्केफ का करते थे, ठीक है। फिर आया 1990 है। अब इसमें हुआ क्या, जैसे 1990 आया तो क्यों बहुत तेजी से ना कंपटीशन बढ़ने लग गया था, हर कोई अपना ब्राउजर बनाने लग गया था। तो 1990 के मिड में मिलियंस ऑफ लोग इंटरनेट से जुड़ने लग गए थे, वेबसाइट की संख्या बढ़ने लग गई थी। और जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट है उसने अपना एक पॉपुलर ब्राउजर निकाला था जिसका नाम था इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था उस समय। इंटरनेट सिर्फ अब स्टडी के लिए नहीं बल्कि शॉपिंग के लिए, ईमेल्स के लिए,
लिए, न्यूज़ के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, सब के लिए लोग यूज़ करने लग गए थे, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं 2000 की। यहाँ पे इतना तेज़ कॉम्पिटिशन बढ़ने लग गया, क्योंकि देखो जब एक चीज़ शुरुआत होती है तो कॉम्पिटिशन हाई हो जाता है, सब वैसा ही करने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता लग जाता है कि इसमें फ़ायदा है, ठीक है। अब उसके बाद जैसे ही यहाँ पर अलग-अलग कंपनी अलग-अलग ब्राउज़र्स बनाने लग गई, ठीक है? बहुत तेज़ी से कॉम्पिटिशन फैलने लग गया। सबने ना अपने-अपने ब्राउज़र बनाना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही 2002 आया, उसमें आया मोज़िला फायरफॉक्स, ठीक है? जो कि बहुत ज़्यादा फ़ास्ट और सेफ ब्राउज़र था। जैसे ही 2003, 2007 इसमें ना जो एप्पल के डिवाइसेज़ के लिए ब्राउज़र आने लग गए थे, जैसे कि एप्पल सफारी हो गया। फिर 2008 में आ गया हमारा गूगल क्रोम। फिर जैसे-जैसे 2015 आया, वहाँ पे मॉडर्न ब्राउज़र्स आने लग गए, ठीक है? इस टाइम ना वेबसाइट सिर्फ़ देखने के लिए नहीं बल्कि ऑनलाइन काम करने के लिए भी होने लग गई थी, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर बनाया, ठीक है? और अब तो एज भी आ गया है, ठीक है? ये लैपटॉप में होता है, आपने देखा होगा। और बहुत सारे आज हम ब्राउज़र्स यूज़ करते हैं, क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, एज, ठीक है? ये सब ब्राउज़र्स के नाम है और ये आज बहुत ज़्यादा फ़ेमस है, ठीक है? एक वेबसाइट पर जाने के लिए एक ब्राउज़र का हमें सहारा लेना पड़ता है, वही चीज़ें हमने इसमें पढ़ी। चलो अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट के बारे में, जो कि है टाइप्स। तो यहाँ पे 4 तरह की वेबसाइट के मैंने नाम लिखे हैं, अथॉरिटी, लीड, सेल्स, यूटिलिटी। अब अथॉरिटी के बारे में पढ़ते हैं। अथॉरिटी वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट होती है जो एक स्पेसिफिक फील्ड में एक्सपर्ट होती है, जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, ठीक है? ये ट्रस्टेड, रिलायबल इन्फॉर्मेशन लाकर हमें देती है। लोग इसे रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं और यहीं से नॉलेज शेयर की जाती है। इसका मकसद सेलिंग करना नहीं होता बल्कि यूजर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने विकिपीडिया, इन्वेस्टोपीडिया लिखा हुआ है, ठीक है? ये अपने ही फील्ड में क्या है, एक्सपर्ट हैं, ये हमें नॉलेज शेयर कर रही हैं, उसको हम बोलते हैं अथॉरिटी वेबसाइट, ठीक है? उसके बाद आती है हमारी लीड जनरेशन वेबसाइट। अब इसका काम होता है, नाम से ही समझो, लीड को जनरेट करना। पहले ये आपको लीड बनाती है, फिर ये आपको कस्टमर बनाती है। जैसे कि आप किसी भी वेबसाइट को जाते हो, लॉगिन करते हो, तो सबसे पहले वो आपका नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर भरवाता है। उसके बाद आप लॉगिन कर पाते हो। तो ये पहले ना लीड जनरेट कर रही है, उसके बाद में ये आपको कस्टमर भी बना सकती हैं। पहले ये क्या करती हैं, ये लीड बना ली, उसके बाद में हो सकता है कॉल करें आपको, या फिर ईमेल भेजें, या फिर अपना कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल करें। और एग्जाम्पल के लिए मैंने बायजूस एंड नौकरी.com लिखा है। जैसे कि कोई भी ना फ्री डेमो क्लास के लिए आपको फॉर्म भरना था, ठीक है? आपने फॉर्म भर दिया, फिर आप लीड बन गए, आगे चल के ये आपको अपना कस्टमर बना सकती हैं, ठीक है? ये कस्टमर के डेटा को कलेक्ट करने के लिए जो वेबसाइट है उसे हमने बोल दिया लीड जनरेशन। उसके बाद आती है सेल्स वेबसाइट। नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें इस वेबसाइट के अंदर प्रोडक्ट और सर्विसेज दी जा रही हैं, ठीक है? सेल्स जनरेट की जा रही है। जैसे कि अमेजन हो गया, ठीक है? अमेजन की वेबसाइट पर हम क्यों जाते हैं? कोई भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जाते हैं, ठीक है? ये सेल करती हैं। फिर आता है यूटिलिटी वेबसाइट। यूटिलिटी वेबसाइट का मतलब होता है कि कोई भी काम को कंप्लीट करने में हमें हेल्प करना, उसे ही हमने बोल दिया यूटिलिटी वेबसाइट, ठीक है? मतलब ऐसे टूल्स, ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं ये हमें, जो हमारे काम को करने में मदद कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे हमें कोई भी मूवी की टिकट बुक करनी है, ठीक है? तो उस मूवी की टिकट को बुक करने में हेल्प करती हैं यूटिलिटी वेबसाइट। हम स्पेसिफिक बुक माई शो पर जाएंगे, वहाँ पर अपनी सीट सेलेक्ट करेंगे, फिर अपनी टिकट बुक करेंगे, जितनी भी टिकट हमें चाहिए होंगी। ऐसे ही ट्रेन टिकट बुक करने के लिए ये वाली वेबसाइट, ठीक है? तो यूटिलिटी वेबसाइट क्या होती है, वो हमारे काम को कंप्लीट करने में हमारी मदद करती हैं। ऐसे टूल्स, ऐसी सर्विसेज वो हमें प्रोवाइड करती हैं, जिससे हमारा एक परफॉर्म हो पाता है स्पेसिफिक टास्क, ठीक है? अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है वेब डेवलपमेंट प्रोसेस। तो सबसे पहले आता है इनोवेटिव रिक्वायरमेंट। इनोवेटिव रिक्वायरमेंट का मतलब, इस स्टेप में ना सबसे पहले ये डिसाइड किया जा रहा है वेबसाइट किस पर्पस के लिए आखिर बनाई जा रही है, ठीक है? आखिर जो क्लाइंट है, ओनर है, उसे एग्जैक्टली चाहिए क्या? जैसे ओनर को चाहिए एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट, ठीक है? तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी कि उसका प्रोडक्ट दिखना चाहिए, कार्ट होना चाहिए, ठीक है? पेमेंट सिस्टम होना चाहिए। मतलब पहले आइडिया क्लियर होना चाहिए, वेबसाइट करेगी क्या, ठीक है? किस पर्पस के लिए बनाई जा रही है। फिर उसके बाद आता है सेकंड स्टेप, जिसमें हम इन्फॉर्मेशन को गैदर कर रहे होते हैं। इस स्टेज में ना वेबसाइट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ना, उसको कलेक्ट किया जाता है। जैसे कि हमारे यूजर्स कौन होने वाले हैं, या फिर हमारी कॉम्पिटिटर की वेबसाइट कैसी होने वाली है, हमारी वेबसाइट में कौन कौन से फीचर्स होने वाले हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाता है। फिर थर्ड स्टेप में करते हैं हम प्रॉपर प्लानिंग, ठीक है? वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कौन सा पेज पहले होगा, कौन सा पेज बाद में होगा, कौन कौन से फीचर्स होंगे। जैसे हमारी शॉपिंग वेबसाइट है, तो उसमें सबसे पहले होम का पेज होगा, उसके बाद प्रोडक्ट का पेज होगा, फिर उसके बाद कार्ड आएगा, पेमेंट आएगा, फिर ऑर्डर कन्फर्मेशन आएगा। तो मतलब एक सिस्टमैटिक प्रोसेस कैसे कैसे फॉलो करना है, ये सब चीजों की प्लानिंग हम करते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा फोर्थ स्टेप। इस स्टेप में ना हम ना वेब के डिजाइन पर काम कर रहे होते हैं। उसका लुक, उसका फील कैसे आना चाहिए, कलर्स कैसे होने चाहिए, लेआउट कैसे होनी चाहिए, बटन कैसे होनी चाहिए, इमेज कैसी होनी चाहिए। जैसे नायका की वेबसाइट है, उसमें पिंक थीम है, ठीक है? प्रोडक्ट इमेज, इजी नेविगेशन, ये सब वेब डिजाइन का पार्ट है। फिर हम वेब डेवलप करते हैं। वेब डेवलप करने का मतलब होता है भाई यहाँ से एक्चुअल कोडिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है? कोड के थ्रू अब वेबसाइट बनाई जा रही है, ठीक है? बैकएंड में क्या हो रहा है, फ्रंट एंड मतलब प्रोडक्ट को कैसे दिखाया जाए, बटन कहाँ पे किए जाए, बैकएंड में कैसी
चीज़ें सेव हो, जो भी कस्टमर का डेटा है उसको कैसे स्टोर करना है, ठीक है, जब वो बाय नाउ पे क्लिक करे तो ऑर्डर प्लेस हो जाए, ये सारी चीज़ें जो एक्चुअल कोडिंग है वो यहाँ पे स्टार्ट की जाती है और वेबसाइट बना दी जाती है। उसके बाद हम उसको करते हैं टेस्ट, ठीक है। वेबसाइट को लाइव करने से पहले उसका टेस्ट ज़रूर किया जाता है, ठीक है। चेक किया जाता है पेमेंट करके कि पेमेंट हो रही है या नहीं हो रही, लॉगिन काम कर रहा है या नहीं कर रहा, मोबाइल से, लैपटॉप से, दोनों से वेबसाइट को अच्छे से चेक किया जाता है कि वो कैसे दिख रही है उन दोनों पे। फिर लास्ट में हम करते हैं मेंटेनेंस, मतलब वेबसाइट को संभालना। वेबसाइट के लाइव होने के बाद उसकी रेगुलर मेंटेनेंस करना भी तो ज़रूरी होता है। कभी कभी आपने देखा होगा जब आप इग्नू की बुक डाउनलोड करते हो तो कभी कभी वो दिखाता है कि पेज को रीलोड करो, ठीक है, मतलब कभी कभी पेज ही नहीं खुलता, तो कभी कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उसको रेगुलर मेंटेनेंस भी तो ज़रूरी है, ठीक है। नए नए ऑफर्स ऐड करने हैं, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसको फिक्स करना है, सिक्योरिटी को अपडेट करना है। तो ये थे कुछ स्टेप जिसके थ्रू हम एक वेब को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे डिफरेंसेस के बारे में। HTTP और HTTPS में क्या डिफरेंस है? वो ना एक रूल है, ठीक है, वो एक प्रोटोकॉल है, एक रूल समझ लो HTTP को। अब वो रूल मतलब क्या, अब मैं अगर एग्जाम्पल से समझा दूँ तो मज़ा नहीं आ जाएगा। चलो एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे कि आप ही हो, आपने ना अपने ब्राउज़र मतलब कि क्रोम पर जाकर इग्नू की वेबसाइट पर लॉगिन किया, तो अब ना जो आपका ब्राउज़र है वो सर्वर से बात करेगा और बोलेगा भाई साहब का ऑर्डर आया है, इनको इग्नू की वेबसाइट दिखाओ। तो इन दोनों के बीच में जो बात हुई है ना वो एक रूल के अकॉर्डिंग हुई है, उसी रूल को हम बोलते हैं HTTP, ठीक है। समटाइम क्या होता है, आपको बहुत सारी वेबसाइट पर लॉगिन करते वक्त अपनी बहुत सारी डिटेल डालनी होती है, ठीक है, जैसे पर्सनल डिटेल हो गया, नाम, नंबर, ये सब डालने पड़ते हैं, ईमेल वगैरह, ठीक है। उसके बाद जो आपका डेटा है वो सर्वर के पास जाता है, आपस में HTTP रूल के अकॉर्डिंग बात करता है, फिर आपको वो रिजल्ट दिखाया जाता है। तो वो रूल जो है ना वो HTTP है। पर अब समझो HTTP और HTTPS क्या है, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये तो समझ में आ गया। ये एक रूल है जिसके थ्रू ब्राउजर और सर्वर आपस में डेटा शेयर कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल जल्दी से बता देती हूँ कि HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इसमें S लग जाता है जिसका मतलब होता है सिक्योर। नाम में ही सिक्योर आ रहा है, ठीक है। ये ना डेटा को इनक्रिप्टेड नहीं करता, कोडेड फॉर्म में नहीं करता, और जब डेटा ट्रांसफर होता है तो वो ईजिली रीडेबल होता है, बीच में हैकर उसका मिसयूज कर सकता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये सिक्योर होता है तो डेटा इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, कोडेड फॉर्म में ट्रांसफर होता है, जिससे बीच में कोई भी हैकर इसको रीड नहीं कर सकता। और वो इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इस पर सिक्योर सॉकेट की लेयर होती है जो डेटा को प्रोटेक्ट कर रही होती है। इसका मतलब ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंटरनेट पे रखे हुए डेटा को सिक्योर करने के लिए यूज होती है। पता है, ये ऐसा सर्टिफिकेट होता है जो हमें ट्रस्टेड कंपनी इशू करती है, और इस सर्टिफिकेट का सिंपल सा मतलब है कि आपकी सारी चीज़ें सिक्योर हैं, सेफ है, अब आपको कोई भी खतरा नहीं है, ठीक है। आपका जो सब कुछ है वो सिक्योर हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर सिक्योर सॉकेट लेयर नहीं होती जिसकी वजह से ये रीडेबल होता है, ठीक है। ये एक डिफ़ॉल्ट प्रोटोकॉल है, मतलब हर वेबसाइट में हमें HTTP देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये एक नॉट डिफ़ॉल्ट का मतलब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग करनी पड़ती है। जैसे किसी की भी वेबसाइट है तो यहाँ पे एक्स्ट्रा सेटिंग करनी पड़ेगी, यहाँ पे एक सिक्योर सॉकेट लेयर लगानी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे सेटिंग अप्लाई होती है, यहाँ पे नहीं होती है, नॉर्मली सब में मिल जाता है, ये डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। और इसकी जो स्टार्टिंग होती है, URL जो स्टार्ट होता है, जो लिंक होता है, उसके आगे HTTP लगा होता है, और इसका जो URL लिंक जो होता है उसके आगे HTTPS लिखा होता है, ठीक है। और ये एक इनसिक्योर प्रोटोकॉल है, मतलब ये सिक्योर नहीं है, और एक सिक्योर प्रोटोकॉल है, ठीक है। आ गया समझ में डिफरेंस। अब बात करते हैं हमारे वेब होस्टिंग के बारे में। देखो मैं ना आपको बहुत अच्छे से समझाती हूँ, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझाती हूँ कि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। देखो कभी भी आप गूगल खोलते हो, किसी भी वेबसाइट पर जाते हो, आपको ये वाली बुक डाउनलोड करनी होती है, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालने होते हैं, या बहुत कुछ आपको करना होता है, तो आप किसी भी वेबसाइट को खोलते हो। लेकिन अगर सपोज करो वो वेबसाइट खोलने के बाद चीज़ें आपको मिले ही ना, ठीक है, ऐसा हो तो क्या होगा, वो क्यों मिलती हैं, आखिर क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो ऑलरेडी स्टोर की गई हैं, मतलब उनको रखा गया है कि जब भी यूज़र, चाहे कोई भी यूज़र हो, वो किसी भी टाइम जब वेबसाइट को क्लिक करे तो वो जो रखा हुआ डेटा है, इमेजेस है, उसमें जो जानकारी है, वो आप जैसे यूज़र्स को किसी भी टाइम मिल जाए। इसको स्टोर कहाँ पे किया जाता है? एक सर्वर पर। अब सर्वर क्या होता है? सर्वर ना एक नॉर्मल कंप्यूटर की तरह बिल्कुल नहीं होता जो हम सबके घरों में होता है। सर्वर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा महंगा, बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत बड़ी टेक्निकल मशीन, जिसको ना 24/7 चालू रखना पड़ता है, ठीक है। 24/7 चालू रखेंगे तभी तो कोई भी यूज़र कभी भी कोई भी वेबसाइट का लिंक निकाले और उस पर क्लिक करे तो उसे मिल जाएगी, है ना। अगर ये 24/7 ओपन ही नहीं रहेगा, खुला ही नहीं रहेगा, तो आप जैसे यूज़र्स को वो वेबसाइट नहीं मिलेगी, ठीक है। अब इसके लिए बिजली का बैकअप रखना पड़ता है, ठीक है, फास्ट इंटरनेट कनेक्शंस रखने पड़ते हैं, बहुत सारे कूलिंग सिस्टम बनाने पड़ते हैं, सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, मेंटेनेंस और टेक्निकल एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है इन सबको रखने के लिए, ठीक है। अब एक जो कॉमन सा यूज़र है, ठीक है, और या फिर कोई छोटी सी कंपनी है, आपने जिस भी वेबसाइट पर क्लिक किया है उसकी कोई कंपनी होगी, ठीक है। जैसे कि अमेजन की वेबसाइट पर क्लिक किया तो अमेजन की कंपनी होगी। अब
ऐसे जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं, ब्लॉगर्स की हो गया या फिर किसी की भी वेबसाइट है, आप जब भी उन पर क्लिक करोगे तो ये ना वो ऑलरेडी खुद स्टोर करके नहीं रखती, क्योंकि उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि ये इतनी बड़ी मशीन्स, इतनी महंगी, इतनी टेक्निकल पावरफुल मशीन को खरीद नहीं सकती हैं। इसलिए वो किराए पर लेती हैं, ठीक है? जो ये रेंट है ना, ये जो सर्वर है ना, सर्वर में जगह मिलेगी स्टोर करने की वेबसाइट को, तभी वेबसाइट के सारे डेटा को स्टोर किया जाएगा और आप जैसे यूज़र कभी भी उस डेटा पर एक्सेस पा सकते हो। तो बीच में कौन है? बीच में वो छोटी-मोटी कंपनी है जिसकी वो वेबसाइट है। वो रेंट पर ले रही है सर्वर को, ताकि उस वेबसाइट के डेटा को वहाँ पर स्टोर कर सके आप जैसे यूज़र के लिए, ठीक है? और वो रेंट पर इसलिए ले रही हैं क्योंकि वो एक बहुत बड़ा सर्वर खुद अफ़ोर्ड नहीं कर सकती, उसको खुद मेंटेन नहीं कर सकती। तो ये सारी ज़िम्मेदारी एक होस्टिंग कंपनी की होती है जिसका सर्वर होता है, ठीक है? जिसके पास ये टेक्निकल मशीनें होती हैं, उसे हम बोलते हैं होस्टिंग कंपनीज़, ठीक है? अब जब ये रेंट पर देती है ना ऐसी छोटी-मोटी कंपनी को, ताकि वो अपनी वेबसाइट का डेटा स्टोर करके रख सके उस सर्वर पर, तो इसी सर्विस को, ये जो दे रही हैं, इसी सर्विस को हम बोलते हैं वेब होस्टिंग, कि तुम अपनी वेबसाइट का सारा डेटा हमारे सर्वर पर रख सकते हो। उसके बदले में तुम्हें चार्जेस देने पड़ेंगे, क्योंकि तुम खुद तो अफोर्ड कर नहीं सकते इतनी बड़ी-बड़ी मशीनें। तो हम तुम्हारे वेबसाइट का डेटा रख रहे हैं, तो भाई हम तुमसे चार्ज भी लेंगे। तो ये छोटी-मोटी कंपनियाँ जो होती हैं वो इसको चार्ज देती है, और हम जैसे यूज़र को कभी भी किसी भी टाइम ये सारे डेटा पे एक्सेस मिल पाती है, क्योंकि सर्वर की वजह से, जो कि 24/7 चालू रहता है, ठीक है? जिसको मैनेज करने का काम किसका है? होस्टिंग कंपनी का है। ओके? तो यही पूरी कहानी मैंने आपको समझा दी है कि वेब होस्टिंग ऐसी सर्विस है जो वेबसाइट की फाइल्स को, डेटा को स्टोर करके रखती है एक स्पेशल कंप्यूटर पे, जिसका नाम सर्वर होता है, ठीक है? ये आपकी वेबसाइट को आपके एड्रेस, जो भी उसका एड्रेस है, जैसे एग्जाम्पल के लिए www.example.com की वेबसाइट मैंने बना दी, ऐसे करके ये आपके डोमेन नेम से रख लेती हैं, ठीक है? एक रेंटिंग स्पेस प्रोवाइड कर रही हैं कंपनीज़ को, ताकि आपकी जो वेबसाइट है वो 24/7 ऑनलाइन दिखे, कोई भी यूज़र उस पे एक्सेस पा सके। बस इसी सर्विस को हमने बोल दिया वेब होस्टिंग। अब बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। अब देखो, शेयर्ड होस्टिंग का मतलब होता है कि एक होस्टिंग कंपनी के पास एक पावरफुल कंप्यूटर है, मतलब सर्वर है, ठीक है? अब उस सर्वर पर, उस एक सर्वर पर 100 वेबसाइट जो है ना वो होस्ट हो रही हैं। अलग अलग तरह की वेबसाइट है, जैसे एक ब्लॉग वाली वेबसाइट है, एक ट्यूशन वाली वेबसाइट है, एक स्मॉल शॉप है उसकी वेबसाइट है। तो ऐसे करके 100 वेबसाइट एक ही सर्वर शेयर कर रही है, उसे बोलते हैं शेयर्ड होस्टिंग, ठीक है? ये सेम सर्वर का CPU, रैम, बैंडविड्थ मतलब इंटरनेट, ये सारे आपस में शेयर कर रहे होते हैं। जब एक वेबसाइट पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो बाकी की जितनी वेबसाइट होती है ना उस पर इम्पैक्ट इसका पड़ता है, वो सारी स्लो हो जाती हैं, क्योंकि वो आपस में रिसोर्सेज शेयर कर रही है। लेकिन अगर मैं बात करूँ, जैसे कि आप न्यू हो, बिगनर्स हो या फिर स्टूडेंट हो जिसने अपनी वेबसाइट खोली है, तो ऐसे में ये ऑप्शन बेस्ट रहता है, क्योंकि ये लो कॉस्ट पर, मतलब चीप होता है, और इसको सेटअप करना भी ईजी होता है। इसमें इतनी ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए, ठीक है? ये सारा काम जो मेंटेनेंस का काम है ना वो होस्टिंग कंपनी खुद कर लेती है। तो स्मॉल वेबसाइट के लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट ऑप्शन है यहाँ पे ना, क्योंकि भाई देखो, ये आपस में शेयर कर रहे हैं, तो एक पे ट्रैफिक बढ़ने की वजह से औरों की परफॉर्मेंस स्लो हो सकती है, क्योंकि इनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और सिक्योरिटी का रिस्क हो सकता है, क्योंकि अगर एक वेबसाइट हैक होती है ना तो इसका इम्पैक्ट दूसरी पर भी पड़ने वाला है। तो ये हाई ट्रैफिक को हैंडल नहीं कर पाती, इसे ही बोलते हैं हम शेयर होस्टिंग। समझ में आ गया? मतलब ये एक तरह से ना समझ लो, एक रूम था हॉस्टल का, जिसमें बहुत सारे बच्चे रह रहे थे, उसको आपस में रिसोर्सेज शेयर करना था। पंखा हो गया, लाइट हो गया, खाना हो गया, सारी चीज़ें वो आपस में शेयर कर रहे थे, ठीक है? तो बस यही, एक ही सर्वर सब में शेयर कर रहे हैं। VPS का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। अब ना इसमें ना एक फिजिकल सर्वर है, ठीक है? उसको 5 या कितने भी वर्चुअल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये ना बिल्कुल ऐसा है कि एक ना बिल्डिंग है, ठीक है? एक फ्लैट है, उसमें फ्लोर वाइज एक एक फैमिली को हमने दे दिया, ठीक है? तो इसमें क्या हो रहा है, एक फिजिकल सर्वर को सॉफ्टवेयर के थ्रू 5 वर्चुअल सर्वर में हमने डिवाइड कर दिया, जिनका अपना अपना फिक्स्ड रैम है, फिक्स्ड CPU की लिमिट है। अगर दूसरी वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ भी जाता है ना तो इसको इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसकी खुद की लिमिट फिक्स है, इसकी खुद की लिमिट फिक्स है, और इसकी खुद की लिमिट फिक्स है, ठीक है? तो ये दूसरी वेबसाइट पर उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, और ये परफॉर्मेंस भी बेटर देते हैं उसके मुकाबले, शेयर होस्टिंग के मुकाबले। इन पे कंट्रोल भी ज़्यादा है, क्योंकि एक फैमिली है, उसके पास एक फ्लोर है, तो कंट्रोल भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है? एग्जाम्पल के लिए जैसे कि ई-कॉमर्स के स्टोर्स हो गए, ठीक है? अब बात करते हैं डेडिकेटेड सर्वर होस्टिंग की। ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे पूरा एक प्राइवेट बंगलो है, खुद का पूरा एक घर है, किसी से कोई शेयर नहीं कर रहे, ना फ्लोर वाइज ना रूम वाइज, ठीक है? एक प्राइवेट बंगलो है जिस पर फुल कंट्रोल है। तो एक सर्वर होता है जो एक वेबसाइट को चला रहा होता है,
तो एक कंप्लीट सर्वर सिर्फ एक वेबसाइट के लिए एलोकेट किया गया होता है। उस सर्वर का जो सीपीयू होता है, रैम होता है, स्टोरेज होता है, सब सिर्फ और सिर्फ एक ही वेबसाइट के लिए होता है। उसे बोलते हैं डेडिकेटेड। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है उस वेबसाइट के लिए डेडिकेटेड है। ठीक है, इसमें फुल कंट्रोल होता है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस होती है, बहुत बढ़िया सिक्योरिटी होती है इसमें, लेकिन टेक्निकल नॉलेज बहुत चाहिए होती है। बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसे सर्वर का यूज़ करती हैं, बड़े बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऐसी चीज़ों का यूज़ करते हैं। लेकिन सोचो, जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे कॉस्ट बढ़ती जा रही है। ठीक है, शेयर्ड होस्टिंग की सबसे कम थी, वीपीएस की उससे थोड़ी ज़्यादा थी, और इसकी थोड़ी और ज़्यादा है। ठीक है, फिर आता है क्लाउड होस्टिंग। क्लाउड होस्टिंग का मतलब एक ही वेबसाइट है, आपकी एक ही वेबसाइट है और आपने अलग अलग सर्वर पर होस्ट कर रखी है। यहाँ पे सर्वर बहुत सारे हैं, मतलब आपने अपने बहुत सारे घर ले रखे हैं। आप मालिक तो एक ही हो और आपके घर बहुत सारे हैं अब की बार। ठीक है, उसे बोलते हैं क्लाउड होस्टिंग, जहाँ पर एक ही वेबसाइट अलग अलग मल्टीपल सर्वर पर होस्ट हो रही होती है। इससे ना परफॉर्मेंस जो है ना बहुत टॉप लेवल निकल के आने वाली है, कंट्रोल भी बहुत तगड़ा होने वाला है, सिक्योरिटी भी बहुत हाई होने वाली है। मतलब एक सिंगल सर्वर पर नहीं है, बहुत सारे सर्वर पर है। अगर एक सर्वर फेल भी हो गया मान लो, तो फिर भी यूजर्स को दूसरे सर्वर पर आपकी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, ऑटोमेटिकली वेबसाइट को रन करवाने का काम कर देगा दूसरा सर्वर। ठीक है, वेबसाइट कभी भी डाउन नहीं होने वाली, हमेशा अवेलेबल रहने वाली है लोगों के लिए। एग्जाम्पल के लिए मैंने नेटफ्लिक्स और स्पॉटिफाई लिख रखा है। फिर आते हैं मैनेज होस्टिंग। मैनेज होस्टिंग का मतलब कि सारी चीज़ों को, ओवरऑल पूरी चीज़ें कौन मैनेज करेगा? होस्टिंग कंपनी मैनेज करने वाली है। ठीक है, आप वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना चाहते हो तो होस्टिंग कंपनी क्या करेगी? पूरा सर्वर सेटअप करके देगी, अपडेट करती रहेगी, सिक्योरिटी और बैकअप संभालती रहेगी। वो सारा काम खुद ही करने वाली है, कंटेंट अपलोड से लेके वेबसाइट की मैनेजमेंट से लेके हर एक चीज़ वो खुद करेगी। इसी वजह से ना ये बहुत ज़्यादा ही महंगा हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने वर्डप्रेस वाला एग्जाम्पल लिख ही दिया। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अपना कंटेंट अपलोड करना है और पूरा काम बाकी ये होस्टिंग कंपनी कर देगी। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के बारे में बताओ। तो अब देखो कि अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के टाइप्स पढ़ने वाले हैं। मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसे सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसके ऊपर बिजनेस या सर्विसेज चल रही है। ठीक है, ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है? तो सबसे पहले आता है ऑनलाइन स्टोर। बाहर ना शोर हो रहा है, वैसे तो सुबह हो रही है, एकदम सुबह सुबह मैं वीडियो बना रही हूँ, स्टिल उसके बाद भी बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। तो सबसे पहले आता है ऑनलाइन स्टोर। ऑनलाइन स्टोर में मतलब जैसे कि हीना फैशन था। ठीक है, हीना फैशन अपने कपड़े बेचना चाहती थी, तो उसने अपनी खुद की एक वेबसाइट बना ली और वेबसाइट बनाने के बाद वो अपने कपड़ों को बेच रही है, तो उसे बोलते हैं ऑनलाइन स्टोर। जैसे एग्जाम्पल के लिए शॉपिफाई हो गया, मैजेंटो हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या, इसमें जो कंपनी है ना अपनी खुद की वेबसाइट बनाती है और डायरेक्टली उससे प्रोडक्ट सेल करती है। यहाँ पे सेलर एक है, ब्रांड एक है जिसका फुल कंट्रोल है। ठीक है, और उसकी खुद की वेबसाइट है, उसे हमने बोल दिया ऑनलाइन स्टोर। ठीक है, अब आता है मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस का मतलब क्या? मतलब जहाँ पर एक ही प्लेस पर बहुत सारे सेलर्स हैं जो अपना अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। मल्टीपल सेलर हो गए, और जो प्लेटफॉर्म है ना वो कमीशन ले रहा है और यहाँ पर कस्टमर को वैरायटी भी मिल जा रही है। ठीक है, अब आप सोचोगे ऐसा क्या? तो अमेजन हो गया। देखो अमेजन एक, ठीक है, एक मार्केट प्लेस है जहाँ पर बहुत सारे सेलर्स हैं जो अपने अपने माल को बेच रहे हैं, और ये जो प्लेटफॉर्म है ये कमीशन भी ले रहा है और कस्टमर को यहाँ पे अलग अलग तरीके का प्रोडक्ट और वैरायटी मिल जा रही है। ठीक है, फिर आता है पेपल। पेपल का मतलब होता है, मतलब ऐसे प्लेटफॉर्म जिसकी वजह से हम पैसा दे या ले पा रहे हैं, अपनी पेमेंट को सिक्योर बना पा रहे हैं, या फिर ट्रांजैक्शन को फास्ट कर पा रहे हैं, जिसमें हमें कैश की ज़रूरत ही नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे 3 लिख दिए, गूगल पे, पेटीएम वगैरह हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ना ये पेमेंट प्लेटफॉर्म हो गया, ये मार्केट प्लेस हो गई, ये ऑनलाइन स्टोर हो गया, मतलब खुद की वेबसाइट हो गई। ठीक है, फिर आता है इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब क्या होता है? आपने बिडिंग सिस्टम के बारे में तो सुना ही होगा, धड़कन मूवी में नीलामी वाला, उसका घर नीलाम हो गया था। ठीक है, तो इक्वेशन प्लेटफॉर्म कैसे प्लेटफॉर्म होते हैं? तो इक्वेशन ना एक ऑनलाइन बिडिंग सिस्टम है जिसमें नीलामी लगती है। ठीक है, प्रोडक्ट को लिस्ट कर दिया जाता है, एक प्राइस सेट कर दिया जाता है, और टाइम के अकॉर्डिंग जो बायर्स होते हैं वो अपने अपने प्राइजेस ऑफर करते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई गवर्नमेंट हो गई, ठीक है, उसने कोई भी ओल्ड व्हीकल, लैंड, मशीन, ऐसे करके प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया। फिर क्या करेगा? बायर अपना अपना प्राइस बोलेगा और जिसका सबसे ज़्यादा प्राइस होगा उस टाइम के अकॉर्डिंग उसका वो प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसे बोलते हैं इक्वेशन सिस्टम। ठीक है, ऐसे मैंने 2 एग्जांपल लिखे हैं, ईबे का और गवर्नमेंट इक्वेशन का। ये प्राइवेट वाला है और ये गवर्नमेंट अपने प्रोडक्ट लिस्ट कर दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर आता है मोबाइल कॉमर्स। इसके बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते ही होंगे, मतलब मोबाइल के थ्रू जब हम शॉपिंग कर रहे हैं, मोबाइल ऐप से हो रही है जब शॉपिंग। ठीक है, जो ऐप बेस्ड शॉपिंग है, जो बहुत ज़्यादा ईजी और फास्ट है, फ़ोन से कहीं पर भी कैसे भी हम खरीद सकते हैं, उसे हमने बोल दिया मोबाइल कॉमर्स। जैसे कि अमेजन का खुद का ऐप हो गया, फ्लिपकार्ट का ऐप हो गया, मीशो का ऐप हो गया, ये मोबाइल कॉमर्स है। ठीक है, जो फ़ोन से हो रही है। ठीक है, तो ये वेरियस प्लेटफॉर्म थे, अलग अलग प्लेटफॉर्म के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि वेब सर्वर किसे कहते हैं, उसके कितने टाइप्स होते हैं, और वेब सर्वर और एप्लीकेशन सर्वर में क्या डिफरेंस है। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं वेब सर्वर के बारे में।
तो इसमें कुछ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से अब आइडिया लग चुका है। जैसे अभी मैंने वेब होस्टिंग में बात की थी ना, कि एक स्पेशल कंप्यूटर होता है, बहुत बड़ी मशीन होती है, जहाँ पर जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं, उन सब का डेटा स्टोर होता है। बस उसे ही तो सर्वर कह रहे हैं, बस उसी स्पेशल कंप्यूटर को हमने सर्वर कहा है, ठीक है? जो यूज़र के अकॉर्डिंग, यूज़र ने कभी भी रिक्वेस्ट भेजी, मुझे ये वाली वेबसाइट चाहिए, तो वो डायरेक्ट सर्वर से कनेक्ट होगी और सर्वर पर जितनी चीज़ें स्टोर होंगी, वो यूज़र को मिल जाती हैं, तो इसको बोलते हैं सर्वर, ठीक है? और ये जो सर्वर जिन कंपनियों के पास था, जो कंपनी सर्विस दे रही थी, उस सर्विस को हमने बोला था वेब होस्टिंग, ठीक है? तो समझ में आया? जैसे कि एग्जांपल के लिए आपने अपने क्रोम ब्राउज़र पर क्या टाइप किया, www.google.com टाइप किया, या फिर इग्नू की वेबसाइट के बारे में या अमेज़न की वेबसाइट टाइप की, तो आपका जो ब्राउज़र है ना, वो रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है? उस सर्वर को, और सर्वर के पास डेटा होगा जो आपको दिखाई देगा, राइट पेज वापस आ जाएगा और आप उसको देख पाओगे उस सर्वर की वजह से। मतलब जितनी भी मल्टीपल कंपनीज़ थी जिन्होंने अपने वेबसाइट के डेटा को स्टोर किया था, वो कहाँ पर किया था? उस स्पेशल कंप्यूटर पर किया था, और वो किसी भी टाइम यूज़र को निकाल के दे देता है जब यूज़र रिक्वेस्ट करता है उस चीज़ की, तो ठीक है? तो वही होता है वेब सर्वर। अब बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। देखो, वेब सर्वर का काम होता है डेटा को स्टोर करना, प्रोसेस करना, और जो भी यूज़र ने रिक्वेस्ट किया है उस तक डिलीवर कर देना, ठीक है? वो भी 24/7, ये बंद ही नहीं होता। कभी भी आप किसी भी वेबसाइट पर जाओगे, वो तुरंत खुल के आपके सामने आएगी। किसकी वजह से? वेब सर्वर की वजह से, ठीक है? ये एक से ज़्यादा वेबसाइट को एक ही टाइम पर होस्ट कर सकता है, और ये कौन से रूल के अकॉर्डिंग चलता है? हमने याद करो, पढ़ा था, HTTP रूल के अकॉर्डिंग चलता है, और बहुत सारे और भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, रूल्स होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग ये चलता है, ठीक है? और ये क्लाइंट सर्वर मॉडल पर चलता है, मतलब क्लाइंट ने जो रिक्वेस्ट भेजी है वो सर्वर से कनेक्ट होगी, उसके बाद सर्वर वो सारी डेटा को वहाँ से यूज़र तक भेज देगा, ठीक है? अब बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहला है स्टैटिक सर्वर। तो स्टैटिक सर्वर जो होता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है? इसको स्टैटिक बोलते हैं। स्टैटिक इसलिए बोलते हैं, स्टैटिक का मतलब होता है बिना चेंजेस के, एज इट इज़ जो सर्वर पर रखा हुआ है ना, जो भी चीज़ें स्टोर हो रखी है वो एज इट इज़ यूज़र को दिखाई दे जाती है, ठीक है? इसमें कोई भी चेंज नहीं आता। जो भी इन्फॉर्मेशन थी, स्टोर थी, वो एग्जैक्टली आपको दिखाई देती है। जैसे कि इग्नू का अबाउट पेज हो गया, चाहे आप किसी भी फ़ोन से लॉग इन कर लो वेबसाइट पर जाके, वो अबाउट पेज सबको सेम दिखने वाला है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आने वाला, ठीक है? बिना चेंजेस के जब कंटेंट फिक्स होता है ना, हर यूज़र को सेम पेज दिखता है ना, उसे बोलते हैं हम स्टैटिक सर्वर। लेकिन डायनामिक ना इससे ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है? इसमें थोड़े बहुत चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है? ये स्टैटिक की तरह बिल्कुल अड़ा हुआ नहीं है, इसमें थोड़े बहुत चेंजेस के साथ कंटेंट आपको दिखाई देता है यूज़र को। जैसे एग्जांपल के लिए आप हो, ठीक है? आपने अमेज़न की वेबसाइट खोली और किसी दूसरे फ्रेंड के फ़ोन से अमेज़न की वेबसाइट खोली, तो वहाँ पे अलग-अलग प्रोडक्ट दिखाई देंगे, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपके मोबाइल पे जो प्रोडक्ट निकल के आया है, अमेज़न की वेबसाइट खुल के आई है, वो उसके पे भी खुल के आई हो, नहीं। वहाँ पे कुछ अलग प्रोडक्ट होंगे और यहाँ पे कुछ अलग प्रोडक्ट होंगे, ठीक है? तो डायनामिक सर्वर क्या करता है? डायनामिक सर्वर ना एक ऐसा पावरफुल सर्वर है जो कंटेंट को ना यूजर के हिसाब से चेंज कर देता है, बस कुछ नहीं करता। इसमें एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका नाम है एप्लीकेशन सर्वर और डेटाबेस, ठीक है? एक्स्ट्रा सर्वर मिलके यूजर के अकॉर्डिंग डेटा को मैनेज करके कंटेंट दिखाने का काम करते हैं, जिससे यूजर के लिए वो कन्वीनियंट हो, ठीक है? अब आप मैन हो, ठीक है? आपने कभी भी कुर्ते के बारे में सर्च ही नहीं किया, और वो आप ज़रूरी थोड़ी ना कि अमेज़न की वेबसाइट खोलोगे और कुर्ते दिखाई देने लगेंगे, नहीं। वो यूज़र के अकॉर्डिंग चीज़ों को दिखाता है। अब फाइल सर्वर क्या होता है? देखो, फाइल सर्वर का मतलब एक ऐसा सर्वर जिसने फाइल को क्या कर रखा है, स्टोर कर रखा है, और वो डिफरेंट डिफरेंट लोगों को, अलग अलग यूजर को एक साथ शेयर कर रहा है। अलग अलग यूजर उस पर एक्सेस पा सकता है, उसे बोलते हैं फाइल सर्वर, ठीक है? इसका काम क्या होता है? डेटा को एक जगह रखना, फाइल्स को एक जगह रखना, और सबको फिर बाद में एक्सेस दे देना, ठीक है? ये फाइल सर्वर का काम होता है, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, इग्नू की डेट शीट। अब देखो, इग्नू ने क्या किया, इग्नू ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक पीडीएफ फाइल अपलोड करी, ठीक है? एक फाइल अपलोड करी जो कि थी exam-sheet.pdf, ठीक है? अब उसने ये अपलोड कर दी। अब उसमें एग्जाम डेट लिखी थी, सब्जेक्ट कोड, टाइम टेबल, सब कुछ था, ठीक है? उस पीडीएफ फाइल को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करने के बाद अब वहां से हजारों स्टूडेंट्स अलग अलग जगह से इग्नू की वेबसाइट ओपन करके उस डेट शीट को पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। यही काम होता है फाइल सर्वर का, ठीक है? फाइल सर्वर फाइल को स्टोर करता है और अलग अलग यूजर को उस पर एक्सेस भी देता है। फिर बात करते हैं प्रिंट सर्वर के बारे में। प्रिंट सर्वर का काम होता है सारे प्रिंटर से आए हुए टास्क को मैनेज करना। तो एग्जाम्पल से समझो, जैसे ऑफिस का एग्जाम्पल लेते हैं। ऑफिस है एक बहुत बड़ा सा, उसमें ना सिर्फ एक ही प्रिंटर है, एक ही प्रिंटर लगा रखा है, और बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं अलग अलग एम्प्लॉयज़ के। तो वो एक साथ जब इसको डेटा देते हैं ना, तो ये तो हैंग हो जाएगा भाई, किसका कौन सी प्रिंट करूँ, कौन सा नहीं करूँ, ये तो प्रॉब्लम में आ जाएगा। कोई एरर क्रिएट कर देगा, जैसे इसको कोई सैलरी स्लिप निकलवानी है, कोई रिपोर्ट निकलवानी है, कोई बिल निकलवाना है, तो ये एक ही प्रिंटर भाई कितना कुछ करेगा। तो एक ही साथ ये तो या तो स्लो हो जाएगा या फिर हैंग हो जाएगा। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए एक स्पेशल कंप्यूटर लगाया गया, एक्स्ट्रा कंप्यूटर, जिसको हमने बोला प्रिंट सर्वर, ठीक है?
अब ना सारे कंप्यूटर्स ना इसको अपना-अपना प्रिंट भेजेंगे, मतलब अपना-अपना इंस्ट्रक्शन भेजेंगे। अब ये कंप्यूटर क्या करेगा, जिसका पहले आया होगा टाइम वाइज़, लाइन वाइज़ सब कुछ अरेंज करेगा और एक-एक करके प्रिंट निकलवा देगा। ये जो एक्स्ट्रा कंप्यूटर लगाया गया यही था हमारा प्रिंट सर्वर, ठीक है? वो सारे प्रिंट को मैनेज करने का काम, प्रिंट का ऑर्डर कंट्रोल सब कुछ कर रहा था, उसे हमने बोल दिया प्रिंट सर्वर। अब बात करते हैं वेब सर्वर और एप्लीकेशन सर्वर के बारे में। जैसे कि वेब सर्वर ना, जैसे कि आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो, वो वेब सर्वर ना एक वेटर की तरह है, जो उसके पास ऑलरेडी चीज़ें अवेलेबल हैं, जो ऑलरेडी बना के रख रखी हैं, वो आपको सर्व कर देगा। मतलब जैसे कि आपके पास पानी रख देगा, मेन्यू कार्ड रख देगा और या फिर स्नैक्स रख देगा, जो ऑलरेडी पहले से चीज़ें रेडी हैं। लेकिन जो एप्लीकेशन सर्वर है उसको करनी पड़ती है मेहनत, ठीक है? वो जैसे कि कोई ये ना एक शेफ़ की तरह है, जैसे कि आपने कोई भी ऑर्डर दिया है तो उसके लिए ये चीज़ें तैयार करेगा, फिर बनाएगा, ठीक है? फिर प्रोसेस करेगा, डिसीजन लेगा, कैलकुलेशन लेगा, तो ये बहुत ज़्यादा सोच समझ के काम करता है, ठीक है? अब वेब सर्वर जो है ना, वो बोलेगा आपने कोई भी वेबसाइट लॉगिन करी, आपने वेबसाइट पर गए, आपने देखा और उसके बाद जो भी उसके पास पेजेस होंगे, एचटीएमएल वाले पेजेस होंगे, इमेजेस होंगी, ठीक है? जो भी जावा सिंपल सी स्क्रिप्ट होगी, वो सारी चीज़ें आपके सामने, सीएसएस डिज़ाइन होगा, वो सारी चीज़ें आपके सामने रख देगा तुरंत के तुरंत। आपने किसी भी वेबसाइट पर लॉगिन किया, उसके बाद उसने रिजल्ट दिखा दिया, ठीक है? लो भाई पेज देख लो। लेकिन जो एप्लीकेशन सर्वर होगा ना, वो कहेगा रुको पहले मैं ना सोच समझ लेता हूँ, फिर उसके बाद आंसर देता हूँ, ठीक है? बाद में दिखाता हूँ रिजल्ट। एग्जाम्पल दूँ, जैसे कि आपने यहाँ पे तो वेबसाइट का एग्जांपल दे दिया और यहाँ पे देखो जैसे कि कोई भी बैंक का ऐप था, ठीक है? उस बैंक के ऐप पर आपने लॉगिन किया, फिर अपना यूज़र नेम, पासवर्ड डाला, उसके बाद आपको अपना बैलेंस चेक करना है, उसके बाद आपने पिन वगैरह डाला। तो ये जो एप्लीकेशन सर्वर है, ये बहुत सारे टास्क परफॉर्म करेगा, ठीक है? कैलकुलेशन करेगा, बिजनेस लॉजिक्स लगाएगा, ऐसे बहुत सारे टास्क परफॉर्म करने के बाद जब इसने लॉगिन चेक कर लिया, डेटाबेस से डेटा भी ले लिया, सारे बिजनेस लॉजिक लगा लिए, बैकग्राउंड में बहुत सारा काम कर लिया, सब कुछ चेक करने के बाद कि आप ही हो, उसके बाद आपको बैलेंस दिखाया, ठीक है? तो ये होता है इसका काम। अब ये नॉर्मल सी वेबसाइट के जो पेजेस हैं वो यूज़र को शो कर देता है। ये बैकग्राउंड में जो भी काम होता है ना, बहुत सारे बिजनेस लॉजिक लगाने का, डेटाबेस से डेटा लेने का, ये सारे काम वो करता है, ठीक है? इसमें जो एज इट इज़ कंटेंट रखा होता है वो सबको प्रोवाइड करवा देता है, दिखा देता है, लेकिन ये यूज़र के अकॉर्डिंग चेंज कर करके दिखाता है, क्योंकि अगर हर कोई अपना बैलेंस चेक करेगा तो वो तो अलग अलग आएगा ना, तो इसमें चेंजेस होते हैं, ठीक है? ये सिंपल वेबसाइट के लिए यूज़ होते हैं ऐसे सर्वर, और ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वेबसाइट होती है तब यूज़ होते हैं ऐसे सर्वर, क्योंकि भाई इसके पास जो डेटा था इसने तुरंत वैसा ही दिखा दिया, तो यहाँ पे मेमोरी और सीपीयू भी कम लगता है, इसको ज़्यादा रिसोर्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो एज इट इज़ था उसने दिखा दिया। लेकिन इसको बहुत सारा काम करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा मेमोरी और ज़्यादा सीपीयू लगता है, ठीक है? एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये थे कुछ डिफरेंसेस। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, जो कि साइबर सिक्योरिटी किसे कहते हैं और उसके क्या फ़ायदे होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे साइबर क्राइम किसे कहते हैं और उसके क्या टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी। जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, सिक्योरिटी, ठीक है? प्रोटेक्शन। जब हम कहीं भी बाहर जाते हैं अपने घर को छोड़कर, तो उस पर लॉक लगा के जाते हैं ताकि वो सिक्योर रह सके, उसमें कोई चोरी ना कर सके, ठीक है? वैसे ही डिजिटल दुनिया में जब हमें हमारे डिजिटल डिवाइसेस को, नेटवर्क्स को, ऑनलाइन डेटा को हैकर से, वायरस से या साइबर अटैक से बचाना होता है, फिर हम बहुत सारी टेक्नोलॉजी टूल्स मेथड का यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी, ठीक है? वो प्रोटेक्शन, वो टेक्नोलॉजी, वो मेथड जिससे हमने अपनी चीजों को प्रोटेक्ट करके रखा है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या होता है, तो ऐसा होता है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। हम अपने अकाउंट्स पर बहुत स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगा लेते हैं, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करते हैं, एंटीवायरस जैसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेते हैं ताकि हम वायरस से बच सके, ठीक है? ऐसे बहुत सारी चीजें हम करते हैं। तो बस वही प्रैक्टिस जिसमें हम हमारे कंप्यूटर्स को, मोबाइल के डिवाइसेस को, नेटवर्क को, ऑनलाइन सिस्टम को डिजिटल अटैक से बचा रहे हैं, उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसी सिक्योरिटी का नाम होता है साइबर सिक्योरिटी। अगर ये अटैक्स हो जाते हैं हमारे डेटा पर, तो ये अटैक्स हमारे इंफॉर्मेशन को हो सकता है कि चुरा ले, या फिर हमारे डेटा को डैमेज कर दे, या फिर कोई हैकर या फिर कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन उस डेटा पर एक्सेस पा ले। अब बात करते हैं इसके फायदों के बारे में। साइबर सिक्योरिटी का क्या फायदा है? ये हमारे पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, जैसे कि हमारा पासवर्ड हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, घर का एड्रेस हो गया, ये सारे कुछ ऐसे पर्सनल डेटा है जिसको हम साइबर सिक्योरिटी की मदद से प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। जितनी भी हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं, जैसे हमने कोई भी पेमेंट किया है, ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल किया, यूपीआई या क्रेडिट कार्ड से कोई भी ट्रांजैक्शन किया, उसको सेफ बनाने की जिम्मेदारी भी साइबर सिक्योरिटी की होती है। फिर आता है बिजनेस कंटिन्यूटी। इसका मतलब कंपनी के डेटा को सिक्योर रखना, ठीक है? उसके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा होगा, ठीक है? उसको सिक्योर करने का काम भी साइबर सिक्योरिटी का होता है। और जो हमारे क्रिटिकल सेक्टर्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट सेक्टर है, जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, बैंक हो गई, गवर्नमेंट की वेबसाइट हो गई, इन सब को सेफ्टी कौन दे रहा है? साइबर सिक्योरिटी दे रहा है।
जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हॉस्पिटल का सिस्टम पूरा हैक हो गया तो पेशेंट की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो लीक हो जाएगी, ठीक है। और ये हम जैसे यूजर्स को डिजिटल वर्ल्ड सिक्योर है उसमें ट्रस्ट कराने योग्य भी बनाता है। साइबर सिक्योरिटी हमें एक ट्रस्ट क्रिएट करके देती है, लोग ट्रस्ट कर पाते हैं कि उनका डेटा सेफ है और वो आगे कोई भी ट्रांजैक्शन कर पाते हैं। अगर हम ई कॉमर्स वेबसाइट से कोई भी शॉपिंग कर रहे हैं जहाँ पे हमें ये सारी सिक्योरिटी मिलेगी तो हम ट्रस्ट बना पाएंगे ना, हाँ ये भी चीज़ें ठीक है। अगर वहीं आपके साथ कोई घोटाला हो गया तो आप बोलोगे मैं तो कभी नहीं करने वाला, क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं साइबर क्राइम्स के बारे में। देखो इतनी सारी सिक्योरिटी हम लगा रहे हैं हमारी सारे डिजिटल डिवाइसेस पर, ये सब सिक्योर कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी जैसी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। किसके लिए, क्यों कर रहे हैं? उन साइबर क्राइम से बचने के लिए। वो अपराध, वो क्राइम जो हमारे कंप्यूटर, इंटरनेट या किसी भी नेटवर्क का यूज करके किए जा रहे हैं, बस उसी को तो हमने साइबर क्राइम बोला है। मतलब इसमें जो क्रिमिनल्स होते हैं ना वो लोगों के डेटा को चुरा लेते हैं, सिस्टम को डैमेज कर देते हैं, कोई भी ऑनलाइन लोगों को चीट करते हैं। ऐसे क्राइम्स को, ऐसे अपराध को बोलते हैं साइबर क्राइम, ठीक है। एक इलीगल एक्टिविटी जो किसकी मदद से, टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की मदद से की जा रही है, बस उसको हमने बोल दिया साइबर क्राइम। अब इसके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं, कितने टाइप्स के साइबर क्राइम होते हैं। ऐसे तो बहुत तरीके के होते हैं, मैंने कुछ लिखे हैं, चलो पढ़ते हैं। एक होता है सबसे पहला हैकिंग। हैकिंग में ना कोई भी अनदर पर्सन जो अनऑथराइज्ड पर्सन है वो एक्सेस ले लेता है आपके डेटा पर, ठीक है, आपके डेटा को चुरा लेता है, ठीक है। किसी भी कोई भी अपराध करने के लिए आपका डेटा उसने चोरी कर लिया, जैसे कि कोई भी किसी का बैंक अकाउंट है उसको हैक कर लिया और उसके पैसे चुरा लिए, ठीक है। फिर आता है हमारा वायरस वॉर्म अटैक। इसमें क्या होता है, हमारी चीज़ों को वायरस लग जाता है, मतलब कंप्यूटर में घुस जाता है और सिस्टम को डैमेज कर देता है, डेटा को डिलीट कर देता है और पूरे प्रोसेस को स्लो कर देता है। आपके कंप्यूटर में वायरस आने से जो आपकी फाइल थी ना वो करप्टेड हो गई, ठीक है। अब इसके थ्रू आपके उसमें सब चीज़ें खराब हो जाएंगी, ठीक है। फिर आता है ईमेल बॉम्बिंग। ईमेल बॉम्बिंग का मतलब होता है किसी के ईमेल बॉक्स के अंदर जाकर बहुत सारे अनवांटेड ईमेल्स भेजना ताकि उसका जो अकाउंट है ना वो क्रैश हो जाए, ठीक है, उससे एक्सेस ना मिल पाए, ठीक है। ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं ईमेल बॉन्डिंग। जैसे कोई भी कंपनी है, ठीक है, उसको ना हमने 10,000 से प्लस ईमेल भेज दिए और जिससे जो उसका ईमेल सर्वर है वो डाउन हो जाता है। फिर आता है डेटा डिडलिंग। डेटा डिडलिंग का मतलब होता है जब आपके डेटा में थोड़ी बहुत छोटी मोटी छेड़छाड़ की जा रही है, ठीक है, डेटा को बदला जा रहा है, उसे बोलते हैं डेटा डिडलिंग। अब जैसे कि आपके बैंक में ना अमाउंट था 1,000 और उसको शो कर रखा है 100, ठीक है। अब इसलिए ताकि वो आपके पैसों को चुरा सके, तो डेटा में जब छोटे मोटे चेंजेस कर देते हैं डेटा एंट्री के टाइम या ट्रांसमिशन के टाइम, तो उसे बोलते हैं डेटा डिडलिंग, ठीक है। फिर आते हैं हमारे सलामी अटैक्स। सलामी अटैक्स कौन से होते हैं? वो छोटी मोटी इलीगल डिडक्शंस होती हैं, अटैक्स होते हैं जो हम नोटिस तक नहीं कर पाते, लेकिन बाद में इसका बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिलता है, ठीक है। पहले छोटी छोटी चीजें हो रही हैं और उसके बाद एक बहुत बड़ा चेंजेस हमें देखने को मिलता है, उसे बोलते हैं सलामी अटैक। जैसे ना आप कोई भी बैंक के साथ ट्रांजेक्शन करते थे, आपका जो बैंक एम्प्लॉय था ना वो हर बार हर ट्रांजेक्शन में 0.5 रुपये आपके काट लेता था और फिर बाद में जाके एक्यूमुलेट होने के बाद ये बड़ा चेंज आपको दिखाई देगा, ठीक है। फिर होता है वेब चेकिंग। वेब चेकिंग का मतलब होता है किसी भी वेबसाइट का कंट्रोल चुरा लेना, ठीक है, और उसका कंटेंट या उसकी कोई भी चीज़ है उस वेबसाइट के अंदर पूरी फंक्शनैलिटी उसको ही चेंज कर देना, ठीक है। कोई भी न्यूज़ है उसमें घुसकर उसकी हेडलाइन बदल देना या फिर कोई अलग तरीके से प्रेजेंट कर देना, वेबसाइट को पूरी तरीके से हाईजैक करके फेक प्रमोशन करना, ये सारी चीज़ें करने को बोलते हैं हम वेब चेकिंग, ठीक है। ये सारे ही साइबर क्राइम्स के एग्जाम्पल थे। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जो कि है साइबर फॉरेंसिक किसे कहते हैं और साथ ही साथ साइबर फिजिकल सिक्योरिटी क्या होता है, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं साइबर फॉरेंसिक क्या होता है। सबसे पहले ना एक टीम है, साइबर फॉरेंसिक क्या है, एक टीम है जिसमें स्पेशल प्रोफेशनल बंदे हैं, ठीक है, जो पूरा डिजिटल वर्ल्ड में एविडेंस को कलेक्ट करने का काम, प्रिजर्व करने का काम, उसको एनालाइज करने का काम और कोर्ट में प्रेजेंट करने का काम करते हैं। स्पेशल ट्रेंड प्रोफेशनल की एक टीम जो डिजिटल दुनिया में एविडेंस को कलेक्ट कर रही है, एनालाइज कर रही है, प्रिजर्व कर रही है और बाद में पुलिस के साथ काम करती है साइबर क्राइम, फ्रॉड, हैकिंग जैसे केस से रिलेटेड, ठीक है। जैसे ऑफलाइन दुनिया में पुलिस करती है ना, इन्वेस्टिगेट करती है, वैसे डिजिटल दुनिया में साइबर फोरेंसिक टीम करती है, ठीक है, जब साइबर क्राइम जैसे, फ्रॉड जैसे, हैकिंग जैसे केसेस होते हैं, ठीक है। तो अब मैं ओवरऑल समझाती हूँ साइबर फोरेंसिक क्या है। तो साइबर फॉरेंसिक या डिजिटल फॉरेंसिक ना एक ऐसी ब्रांच है फॉरेंसिक साइंस की जो कि स्पेशली बनाई गई है डिजिटल वर्ल्ड के एविडेंस को हैंडल करने के लिए। एविडेंस को कलेक्ट करती है, प्रिजर्व करती है, कोर्ट में प्रेजेंट भी करती है, ठीक है, ताकि हम इन सारे केसेस से बच सकें। अगर किसी के साथ भी ना साइबर क्राइम हुआ है, ठीक है, फिशिंग अटैक हुआ है, मालवेयर अटैक हुआ है या फिर कोई फ्रॉड हुआ है, ठीक है, फेक ट्रांजैक्शन या आइडेंटिटी बनाकर उसके बिहाफ पर कुछ कर लिया या बिजनेस के डेटा चोरी हुआ है या कोई भी इन्वेंट्री का फेक रिकॉर्ड बना रखा है कंपनी ने या कोई भी मिस एप्रोप्रिएशन है, तो ऐसे केस में हमारी साइबर फॉरेंसिक टीम फिर जांच करेगी, सब चीज़ें इकट्ठा करेगी और डील करेगी ऐसे केसेस के साथ। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा है डिलीटेड फाइल रिकवरी। इसका मतलब आपके फ़ोन से ना एक्सीडेंटली कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा था, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थी, वो डिलीट हो गई है, तो उसको रिकवर करने का काम भी एक्सपर्ट कर सकते हैं साइबर फॉरेंसिक के, ठीक है। तो ये हुआ साइबर फॉरेंसिक। अब बात करते हैं साइबर फिजिकल सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में। अब ये क्या होता है?
साइबर फिजिकल सिक्योरिटी सिस्टम ना एक इंटीग्रेटेड मतलब मिला हुआ, ठीक है, आपस में मिला हुआ एक ऐसा सिस्टम है। लेकिन किसका मिला हुआ? टेक्नोलॉजी से मिला हुआ, लोगों से मिला हुआ और फिजिकल सिक्योरिटी से मिला हुआ ऐसा सिस्टम है जो हमारे पीपल को, प्रॉपर्टी को और डेटा को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। नहीं समझ में आया? बहुत आसान भाषा में समझा देती हूँ। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो हमारी टेक्नोलॉजी, ह्यूमर और फिजिकल सिक्योरिटी के मिक्सचर से बनाया गया है, ताकि जो हमारे लोग हैं, प्रॉपर्टी है, डेटा है, उसको प्रोटेक्ट रखा जा सके और इमरजेंसी सिचुएशन में ये हमें मदद करता है, ठीक है। तो बस उसी सिस्टम को हमने बोला है साइबर फिजिकल सिक्योरिटी सिस्टम। फिजिकल सिक्योरिटी मतलब फिजिकल चीजें हैं, पीपल मतलब लोग हैं, और टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी की मदद से एक सिस्टम बनाया गया है जो सारी चीजों को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। जब आप इसके टाइप्स के बारे में पढ़ोगे ना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये कौन से सिस्टम के बारे में बात हो रही है। तो सबसे पहला टाइप है, देखो पहला टाइप में ये बोला गया है, हमें अगर एक जगह को सिक्योर रखना है, प्रॉपर्टी को, लोगों को या किसी भी डेटा वगैरह को सिक्योर रखना है, तो हम वहां पर वीडियो कैमराज लगा सकते हैं। आपने बहुत सारे मॉल्स वगैरह में देखा होगा, लोगों की सेफ्टी के लिए, प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन के लिए, डेटा सिक्योरिटी के लिए या फिर इमरजेंसी के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाए जाते, ताकि उससे फुटेज निकाली जा सके, ठीक है। कोई भी अगर सस्पिशियस एक्टिविटी हो उसे तुरंत डिटेक्ट किया जा सके, ठीक है, और सबूत इकट्ठा किया जा सके, इसलिए बहुत सारे कैमरे लगाए जाते हैं बहुत सारी जगहों पर। दूसरा होता है कम्युनिकेशन सिस्टम, मतलब ऐसे डिवाइसेस का यूज किया जाता है जो कम्युनिकेट करते हो, फोन, रेडियो, अलार्म, जो इमरजेंसी सिचुएशन में यूज होते हो। एग्जाम्पल के लिए मैंने E911 लिखा है, मतलब अगर आपको जैसे मान लो कोई भी आग लग जाती है और आप इस पर कॉल करते हो तो एग्जैक्ट लोकेशन आपकी पता लग जाएगी, आप कहाँ पर हो, और उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ जाएगी, तुरंत वहां पहुंच जाएगी, ऑटोमेटिकली लोकेशन ट्रैक हो जाती है, ठीक है। अगर ऑफिस में अगर आग लग जाए, या फिर सपोज करो कि आपने वहां पर स्मोक डिटेक्टर मशीनें लगाई हुई है, सेंसर्स लगाए हुए हैं, कोई भी स्मोक करता है तुरंत डिटेक्ट हो जाता है और अलार्म बज जाता है, ठीक है। तो फिर है सेंसर्स और अलार्म, बहुत सारी चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए बहुत सारे सेंसर्स का, अलार्म का यूज़ किया। जैसे अगर गलती से आग लग जाए तो हम वो नहीं दबा देते, बटन दबा देते हैं, वो हॉर्न बजने लगता है, ठीक है। किसी भी फायर को, मोशन को या थ्रेट को डिटेक्ट करने के लिए जो अलर्ट्स बजते हैं ना, उन्हें हम बोलते हैं सेंसर्स और अलार्म, ठीक है। ये ना जैसे कि बिल्डिंग में आग लग गई है, ठीक है, या फिर कोई ऐसी जगह पर घूम रहा है जहाँ पर जाना अलाउ नहीं है, तो अलार्म बज जाएगा, ठीक है, सिक्योरिटी अलर्ट तुरंत रिसीव हो जाएगा। फिर आते हैं हमारे ड्यूरेस अलार्म्स, जो पैनिक बटन होते हैं ना, पैनिक बटन जब हम दबा देते हैं ना, वो डायरेक्ट हमें पुलिस से कनेक्ट कर पाती है। और ये जो पैनिक बटन होते हैं ना, ये लोकेशन और आइडेंटिटी तुरंत शेयर कर सकते हैं। जैसे बैंक में एम्प्लॉय ने पैनिक बटन दबा दिया, ठीक है, पुलिस को एग्जैक्ट ब्रांच पता लग जाएगी, लोकेशन पता लग जाएगी और वो इमीडिएट रिस्पॉन्स करेगी। ऐसे बहुत सारे रोबोट लगाए जाते हैं जो हमारी सिक्योरिटी को चेक करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे आप मेट्रो वगैरह पे जाते हो ना, तो आपने देखा होगा कि आपके पास पहले चेकिंग होती है, कोई मेटल की आइटम तो नहीं है। ऐसे बहुत जगह पर, अच्छी अच्छी जगह पर रोबोट्स भी होते हैं जो पर्सनली आपको चेक करते हैं, आपके सामान को चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। फेशियल रिकॉग्नाइजेशन के लिए, कोई भी इमरजेंसी के लिए रोबोट्स का भी यूज़ किया जाता है और लाइटिंग का भी यूज़ किया जाता है। अगर कल को कुछ भी ऐसा आ गया, आपदा आ गई, तो इमरजेंसी एग्जिट के लिए लाइटिंग, ये हाँ, ये लाइटिंग बता देती है कि आपको कहाँ से इमरजेंसी एग्जिट लेना है। स्मार्ट लाइटिंग जो इमरजेंसी एग्जिट रूट आपको शो कर देती है, विजिबिलिटी इंप्रूव कर देती है आपकी सेफ्टी के लिए। ऐसे सारे सिस्टम से मिलकर बनता है हमारा साइबर फिजिकल सिक्योरिटी सिस्टम, ठीक है। तो समझ में आ गया साइबर सिक्योरिटी सिस्टम किसे कहते हैं। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में, जो कि है आईटी एक्ट क्या होता है। और आईटी एक्ट 2000 और उसकी अमेंडमेंट, मतलब उसमें जो चेंजेस आए हैं, उसको बदला गया है, अपडेट किया गया है 2008 में, उसको कंपेयर करना है आपस में। फिर उसके ऑफेंसेस और पनिशमेंट के बारे में भी बताना है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। देखो हुआ क्या, एक ज़माने की बात कर रही हूँ, पुराने ज़माने की। जैसे जैसे लोगों को इंटरनेट का यूज़ बढ़ता चला गया, ऑनलाइन शॉपिंग करने लग गए और बैंक और ईमेल के काम जब धीरे धीरे ऑनलाइन शिफ्ट होने लग गए, वैसे वैसे लोग कुछ गलत काम भी करने लग गए, हैकिंग करने लग गए, पैसा चुराने लग गए, डेटा का मिसयूज़ करने लग गए। तब गवर्नमेंट को समझ में आया एक दिक्कत वाली बात है, इसके लिए भी एक कानून होना चाहिए कि अगर कल को कोई कुछ करता है तो उसके लिए उसको क्या सजा मिलेगी, क्या फाइन भरना पड़ेगा। तो उनको तभी एक आइडिया आया जो था आईटी एक्ट 2000 का, ठीक है। पहले ना 1998 में ना एक रफ प्लान बनाया गया था, ड्राफ्टिंग की गई थी, लेकिन तब उतना तैयार नहीं किया गया था। लेकिन 2000 में ये वाला कानून लाया गया था, क्योंकि इन सारी चीज़ों से, डेटा चोरी जो हो रहा था, मिसयूज जो हो रहा था, लोग हैकिंग कर रहे थे, इन सारी चीज़ों से बचा जा सके, ठीक है। एक रफ प्लान तैयार किया गया था। बाद में ना पार्लियामेंट ने इसको अप्रूव करके एक लॉ बना दिया जिसका नाम था आईटी एक्ट 2000। लेकिन बाद में धीरे धीरे साइबर क्राइम्स बढ़ने लग गए, ठीक है, साइबर अटैक्स होने लग गए, तो इसकी वजह से अब थोड़ा बहुत चेंजेस करने पड़े हमारे इस एक्ट के अंदर, जो कि चेंज हुआ था 2008 के अंदर, ठीक है। फिर हमने उसको और डिटेल फॉर्म में अपडेट किया कि अगर साइबर क्राइम होता है तो उसके लिए क्या सजाएं होंगी, ठीक है, और चीज़ें इंक्लूड करते चलेगा। और इस एक्ट को बनाने के बाद हमने इसको 5 फरवरी 2009 के अंदर लागू भी कर दिया था, ताकि हम साइबर सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन, डेटा प्रोटेक्शन जैसी चीज़ों से बचा जा सके। अब बात कर रहे हैं हम हमारे कंपैरिजन के बारे में। जो पुराना एक्ट था उसको अपडेट किया गया था 2008 में, कुछ अमेंडमेंट्स किए गए थे, तो उन दोनों को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो
एक्ट बनाया गया था ये 2000 में बनाया गया था, ठीक है? और ऑफिशियली लागू कब किया गया था? इस एक्ट को ऑफिशियली लागू किया था 17 अक्टूबर 2000 को। जब इसको अपडेट करना पड़ा, ठीक है? अपडेट क्योंकि अब बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ते जा रहे थे, अपडेट करना पड़ा, तो ये 2008 में अपडेट हुआ और उसके बाद ऑफिशियली कब लागू कर दिया गया था? 5 फरवरी 2009 को लागू कर दिया गया था, ठीक है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव था जो भी हमारे ई रिकॉर्ड्स हैं, जिनको हमने ई की फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा हुआ है, ठीक है? और जितने भी हमारे डिजिटल सिग्नेचर हैं, पहले ना उसका अस्तित्व नहीं होता था, लेकिन क्योंकि ये एक्ट आया था इसके बाद उसको ना एक वैलिडेशन मिल गई, एक पहचान मिल गई, आइडेंटिटी मिल गई, ठीक है? मतलब एक डिजिटल चीज़ों को ना लीगल बना दिया गया इस एक्ट के तहत। और अगर मैं बात करूँ इसकी, तो जब ये आया ना तो उसके बाद जितने भी साइबर लॉज थे और सिक्योरिटी थी उनको और ज़्यादा पावर दे दी गई, स्ट्रॉन्ग कर दिया गया, सिक्योर बना दिया गया, ठीक है? कहने का मतलब आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी लीगल वैलिडिटी है, और अगर उससे कोई डेटा चोरी हो जाता है, ठीक है, कोई भी इन्फॉर्मेशन चुरा लेता है वो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, तो उस पर केस हो सकता है, ठीक है, उस पर पनिशमेंट हो सकती है, वो इसके अंदर आएगा, ठीक है? इसका जो फोकस एरिया था वो कहाँ तक सीमित था? सिर्फ शॉपिंग तक, और जो गवर्नेंस की सर्विसेज थी ना जो हमें मिलती थी वहाँ तक ही सीमित था ये एक्ट। लेकिन ये डिटेल हुआ क्योंकि और ज़्यादा क्राइम बढ़ने लग गए, साइबर सिक्योरिटी, डेटा प्रोटेक्शन, प्राइवेसी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आने लग गई, ठीक है? यहाँ पे जो क्राइम होते थे ना वो लिमिटेड थे, ठीक है? कुछ ही क्राइम्स होते थे, जैसे हैकिंग हो गया, अनऑथराइज्ड एक्सेस पा ली किसी ने हमारे डेटा पर, इतनी छोटी मोटी चीज़ें हुआ करती थी। लेकिन जैसे धीरे धीरे इंटरनेट का यूज़ बढ़ा, शॉपिंग बढ़ी, हर कोई इसको जानने लगा, तो और ज़्यादा क्राइम बढ़ने लग गए, जैसे कि फिशिंग हो गया, आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया, साइबर टेररिज्म हो गया। फिशिंग का मतलब आप जब फेक ईमेल से पासवर्ड चुरा लेते हो ना, फेक ईमेल्स बना लिया आपने और सामने वाले का आपने पासवर्ड चुरा लिया। आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब किसी की आइडेंटिटी चुरा ली, किसी का आधार, पैन कार्ड का मिसयूज कर लिया, ठीक है? साइबर टेररिज्म का मतलब कंट्री के ना सिस्टम को ही हैक कर लिया, कोई ऐसी रिलीजियस या फिर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन थी उसको लीक कर दिया, कुछ भी ऐसा कर दिया, ठीक है? इसके अंदर कुछ ही फ्यू बेसिक सी डेफिनेशन आती थी क्योंकि इतना ज़्यादा डिटेल फॉर्म में नहीं था ये, लेकिन इसको डिटेल फॉर्म में बना दिया गया, तो क्लियर और डिटेल डेफिनेशन यहाँ पर ऐड हुई, जिसके अंदर साइबर सिक्योरिटी, साइबर अटैक जैसी चीज़ों को ऐड किया गया। ये बहुत ज़्यादा डिटेल फॉर्म में बताया गया, ठीक है? जैसे पहले कंप्यूटर का मिसयूज़ होता था तो उतना क्लियर नहीं हो पाता था, लेकिन इसके बाद कंप्यूटर मिसयूज़ एक बहुत बड़ी इलीगल एक्टिविटी मानी जा रही है, ठीक है? तो ये थे डिफरेंसेस। अब बात करते हैं हम आईटी एक्ट से जुड़े हुए कुछ ऑफेंसेस के बारे में और पनिशमेंट के बारे में। ऑफेंसेस का मतलब होता है कुछ गलत काम, इलीगल एक्टिविटी जो की है और उसके लिए क्या पनिशमेंट है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो सेक्शन नंबर 65 कहता है, जैसे कि अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हो, ठीक है, और सामने वाला जो है हैकर वगैरह जो भी है वो आपके कोई से भी कोड को डिलीट या चेंज कर देता है, आपके सॉफ्टवेयर के कोड या प्रोग्राम को बिना आपकी परमिशन के थोड़ा बहुत भी चेंज करता है, तो ऐसे में उसे 3 साल की जेल और 2 लाख रुपए फाइन हो सकता है, ठीक है? फिर आता है सेक्शन नंबर 66। सेक्शन नंबर 66 कहता है कि कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी गलत काम है, चाहे वो हैकिंग हो गया, आपका डेटा को चुराना हो गया, ठीक है, या अनऑथराइज्ड एक्सेस हो गया, या कुछ भी डैमेज करना हो गया डेटा से रिलेटेड, तो ये सारी चीज़ें आती है कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस में, ठीक है? तो ऐसे केस में भी 3 साल की जेल और 5 लाख रुपए फाइन हो सकता है। फिर आता है सेक्शन नंबर 66 भी। इसमें बोलता है कि अगर किसी ने कोई लैपटॉप या कंप्यूटर चुराया है और उसको आप रिसीव करते हो, चाहे आप उसे जानते हो कि उसने चुराया है या नहीं जानते, तो ऐसे केस में जब वो चीज़ें आप रिसीव करते हो और वो उस डेटा को या उस मोबाइल फ़ोन को या उस कंप्यूटर डिवाइस को आप यूज़ करते हो, तो ऐसे केस में 3 साल की जेल और 1 लाख रुपए फाइन भी हो सकता है, ठीक है? फिर सेक्शन नंबर 66C कहता है कि अगर आप किसी की आइडेंटिटी चुराते हो, ठीक है, उसका नेम से, कोई भी पर्सनल नेम से उसकी आईडी पासवर्ड बनाते हो या उसके आधार पैन कार्ड का यूज़ करते हो, ठीक है, उसकी आइडेंटिटी का यहाँ पे मिसयूज़ किया जा रहा है, पासवर्ड, उसके डिजिटल सिग्नेचर जो है उसको चोरी करके फ्रॉड किया जा रहा है, तो ऐसे केस में 3 साल की जेल और 1 लाख रुपए फाइन भी हो सकता है, ठीक है? फिर हमारा नेक्स्ट आता है वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, ठीक है? अगर प्राइवेसी का वायलेशन हो रहा है, किसी भी प्राइवेट फोटो को, वीडियो को या डेटा को बिना उसकी परमिशन के उधर उधर शेयर किया जा रहा है, तो ऐसे केस में 3 साल की जेल और 2 लाख रुपए फाइन भी हो सकता है। जैसे किसी की प्राइवेट फोटो है, उसे सोशल मीडिया पे लीक कर दिया, ठीक है, तो ऐसे केस में फाइन होता है और जेल भी होती है, ठीक है? फिर सेक्शन नंबर 66F क्या कहता है? साइबर टेररिज्म। इसका मतलब ये है इंटरनेट या कंप्यूटर का यूज़ करके आपने कोई भी देश से रिलेटेड कोई भी सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, उसको खतरा पहुंचाया है, ठीक है, उसको स्प्रेड कर दिया, जो ऐसी चीज़ें थी जो आपको नहीं करनी चाहिए थी देश से रिलेटेड, वो अगर आपने कर दिया है, जैसे बैंक सिस्टम को हैक कर दिया, नेशनल इकोनॉमी, हमारा वो नेशनल इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डैमेज हुआ है, ठीक है, तो ऐसे केस में आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट का मतलब होता है उम्र कैद की सजा हो सकती है, ठीक है? सेक्शन नंबर 67 कहता है ऐसा कंटेंट जो पब्लिक के लिए इनएप्रोप्रिएट है, जो पब्लिक के लिए सही नहीं है, सेक्सुअल पोर्नोग्राफी या मोरली ऑफेंसिव मटेरियल है, ऐसे चीज़ को अगर आप पब्लिश करते हो, ट्रांसमिट करते हो, तो ये भी इलीगल है। वल्गर या एडल्ट कंटेंट हो गया जो कि आप पब्लिश कर रहे हो, तो ऐसे केस में 5 साल की सजा
सज़ा और 10 लाख रुपए फाइन हो सकता है। फिर सेक्शन नंबर 69 कहता है कि गवर्नमेंट को ना पावर है, ठीक है, अगर कोई भी फेक न्यूज़ फैला रहा है, कोई भी डेंजरस कंटेंट वायरल कर रहा है तो गवर्नमेंट उसको ब्लॉक कर सकती है, ठीक है। गवर्नमेंट को पावर होता है मॉनिटर करने की, जो पब्लिक की सेफ्टी के लिए खतरनाक है ना, ऐसी चीज़ों को वो ब्लॉक कर सकती है, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो 7 साल की जेल, फाइन हो सकती है, ठीक है। तो ये थे कुछ ऑफेंसेस एंड पनिशमेंट। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है ई-टेलिंग किसे कहते हैं, उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और फीचर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम 7 C's के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ई-टेलिंग जो वर्ड है उसको समझते हैं। जब कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करता है ना, मतलब इंटरनेट के थ्रू जो रिटेल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है वो डिलीवर की जाती हैं कस्टमर को, ठीक है, उसी को हम ई-टेलिंग बोलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये तो मैडम ने ई-कॉमर्स में भी बताया था, ई-कॉमर्स का मतलब भी यही था, बिजनेस जो था वो इंटरनेट पर चल रहा था, और ई-टेलिंग में भी यही बता रही है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो ई-टेलिंग है वो इतना सा है, एक छोटा सा कंसेप्ट है, छोटा सा पार्ट है, जहां पर रिटेल प्रोडक्ट्स को हम इंटरनेट के थ्रू लोगों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन जो ई-कॉमर्स है वो बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसके अंदर खरीदना बेचना तो आता ही आता है, प्लस और जितनी भी सर्विसेज दी जाती हैं, वो सारी एक्टिविटीज जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस की जाती है ना, वो सारी की सारी एक्टिविटीज इसके अंदर आती है ई-कॉमर्स के अंदर। और ई-कॉमर्स का छोटा सा पार्ट होता है ई-टेलिंग, जहां पे हम रिटेल प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा रहे हैं इंटरनेट के थ्रू। इसके अंदर 2 मॉडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है B2B। B2B मतलब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को सेल कर रहा है। ऐसा होता है ना, बहुत सारे बिजनेस एक दूसरे बिजनेस से खरीद रहे होते हैं, ठीक है। अब देखो, जिसको चीनी बनानी है वो गन्ने तो खरीदेगा ही खरीदेगा, ठीक है। एक का बिजनेस जो है गन्ने का, एक का चीनी का है, ठीक है। एक होता है B2C। B2C में बिजनेस करते हैं कस्टमर से, ठीक है। एक बिजनेस कस्टमर को प्रोडक्ट सेल कर रहा है, और एग्जांपल के लिए मैंने अमेजन और अलीबाबा लिख ही दिया है। अब बात करते हैं इसके फायदों के बारे में। तो सबसे पहला फायदा तो यही होता है, ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस है। हम अपने घर से बैठकर, ऑफिस वाले रूम में बैठकर आराम से शॉपिंग कर सकते हैं। हमें बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, मार्केट में जाकर टाइम वेस्ट कर, ठीक है, थकने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा ईजी एंड कंफर्टेबल है। इसमें कोई भी रियल इस्टेट कॉस्ट नहीं आती। रियल इस्टेट कॉस्ट का मतलब है कोई भी फिजिकल सेटअप की जो कॉस्ट है वो नहीं आती, जैसे कि रेंट देना है उस जगह का, ठीक है। हमने कहीं दुकान खोली तो रेंट तो देना ही पड़ेगा, स्टाफ रखना है, ठीक है। फिर उसका जो मेंटेनेंस का खर्चा है ना, वो भी नहीं होता, उसको मेंटेन करने का, उसको चलाने के लिए रोजमर्रा के खर्चे भी तो करने पड़ते होंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो गया, ठीक है, स्टाफ की मेंटेनेंस का खर्चा हो गया। अब ये सारे खर्चे भी बच जाते हैं जब चीज़ें ऑनलाइन शिफ्ट हो जाती हैं, तो ठीक है। यहाँ पे बेटर इंटरेक्शन हो पाता है कस्टमर के साथ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कस्टमर के डेटा को रिकॉर्ड करते हैं। जो भी उसने पास्ट में खरीदा है ना, वो सारा रिकॉर्ड मेंटेन होता है, और वो जिसमें भी इंटरेस्टेड होता है ऐसे ही प्रोडक्ट सजेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो बढ़िया इंटरेक्शन हो पाता है कस्टमर के साथ। और अगर लोकली वाली बात करूँ तो भाई एक दुकानदार कितनों के नाम याद रखेगा, कितना सारा कस्टमर का डेटा याद रखेगा। यहाँ पे लार्ज कवरेज मिल जाती है, मतलब बहुत बड़ा मार्केट मिल जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक सिटी तक सीमित नहीं है, ये बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिख ही रहा है कि जो बायर्स हैं वो बहुत जगह दूसरी कंट्री तक भी फैले हुए हैं। एक कंपनी कहीं तक भी अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकती है। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में। तो जो मैंने शुरुआत में पढ़ाया था ना कि पर्सनल टच इन्वॉल्व नहीं होता, ये सही बात है। हम फैब्रिक छूकर नहीं पता लगा सकते कपड़ा कैसा है, ठीक है। तो कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता। प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट की भी झंझट होती है। अगर प्रोडक्ट गलत आ गया तो रिटर्न वाला प्रोसेस करना पड़ता है, ठीक है। रॉन्ग साइज आ गया, कोई शूज़ मंगवाए थे, अब उसको रिटर्न और रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। कि हम नया वही एक्सपीरियंस तो करना चाहते पर कभी भी रिपीट नहीं करते। कभी कभी ऐसा होता है हम सोचते चलो एक बार करके देख ही लेते हैं शॉपिंग कैसे होती है, ठीक है। फिर हमें ना अनकंफर्टेबल लगता है तो हम नहीं प्रेफर कर पाते, और कभी भी फिर ऑनलाइन नहीं शॉपिंग करते, तो हम फिजिकल स्टोर ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जो ग्रोसरीज और नॉर्मली जो ग्रोसरीज होती है उसको परचेज करने के लिए हमें फिजिकल स्टोर पर जाना पड़ता है, क्योंकि हम सोचते हैं ऑनलाइन मंगवाएंगे पता नहीं कितने दिन पुराना आएगा, इससे अच्छा है बाहर मार्केट में जाके फ्रेश सब्जियां ले आओ। और जितने भी साइबर क्राइम्स हैं ना, उसका भी रिस्क बना रहता है, फ्रॉड होने का, हैकिंग का, फेक पेमेंट साइट्स का। ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं जिन्होंने ना पेमेंट लेकर प्रोडक्ट नहीं पहुंचाया, तो ऐसी बहुत सारी फेक वेबसाइट्स बना रखी है लोगों ने, तो लोग ट्रस्ट कर लेते हैं, उनके साथ घोटाला हो जाता है। तो ये थे डिसएडवांटेज। अब बात करते हैं 7 C's के बारे में। 7 C's का मतलब क्या होता है? वो टेक्निक जिसका यूज़ करके वो अपने कस्टमर को अपने साथ बांधे रखना चाहते हैं, ठीक है। वो चाहते कस्टमर सेटिस्फाई हो और वो कहीं पर भी उन्हें छोड़कर ना जाए, ठीक है। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसका ऑनलाइन सेलर यूज़ करते हैं ताकि वो अपने कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड कर सके और उनका एक्सपीरियंस बढ़िया कर सके, ताकि वो बार बार वापस आए और उनका एक रिलायबल कस्टमर बन जाए, ठीक है। उसी स्ट्रैटेजी को बोलते हैं हम 7 C's। अब उसके अंदर कौन कौन सी टेक्निक्स आती है, टूल्स आते हैं, वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहला आता है प्लेस। आपने 4 P's तो पढ़ा ही होगा, प्लेस, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, ये वही है 4 तो, ठीक है। तो सबसे पहला तो होता है प्लेस, कि वो जहाँ पर भी उनका कस्टमर अवेलेबल है, चाहे वो वेबसाइट यूज़ करता हो, ऐप यूज़ करता हो या ऑफलाइन स्टोर में जाता हो, जहाँ पर भी वो अवेलेबल हो, वो जो कंपनी है वो वहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए। वो वेब पर भी अवेलेबल होनी चाहिए, उसका खुद का ऐप भी होना चाहिए, ताकि वो कस्टमर को कन्वीनियंट फील करवा सके, ठीक है। फिर आता है हमारा प्रोडक्ट। अब उसके पास कुछ ऐसा यूनिक प्रोडक्ट होना चाहिए जो कस्टमर की नीड्स एंड वांट को सेटिस्फाई कर रहा हो, उसको खुशी प्रोवाइड कर रहा हो और उसको कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहा हो,
भाई उसे हैप्पीनेस मिलनी चाहिए, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, ठीक है। अब एक प्रोडक्ट की काफ़ी वैरायटी रख सकते हो, साइज़ में, कलर में, ब्रांड में, ठीक है। कस्टमाइजेशन भी यूज़ कर सकते हो उसके हिसाब से, ठीक है। प्राइस एक ऐसा फैक्टर है जो कि बहुत ज़्यादा रीजनेबल होना चाहिए। आपको टाइम टू टाइम डिस्काउंट, सीजनल सेल, कैशबैक जैसी चीज़ें करनी चाहिए और आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होने चाहिए पेमेंट की, कि अगर कस्टमर के पास वो ऑप्शन ना आए तो फिर भी वो किसी तरीके से आपको पेमेंट कर पाए। जैसे कि क्रेडिट डेबिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गई, ईएमआई हो गया, अलग अलग तरीके के होने चाहिए। जैसे फ्लिपकार्ट करता है ना, बहुत सारे डिस्काउंट, सीजनल सेल, कैशबैक चलाता है, जैसे कि बिग बिलियन सेल चलाई थी उसने, ठीक है। फिर आता है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब होता है आप कस्टमर के साथ इंटरैक्ट कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट के बारे में प्रमोट कर रहे हो, उसे बता रहे हो, ऑफर्स के बारे में बता रहे हो, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, ईमेल्स के थ्रू, व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू, या फिर उसकी परचेज हिस्ट्री को देखते हुए आपने कोई भी प्रोडक्ट पर्सनलाइज सजेस्ट किया है, ठीक है। ऐसे करके अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो। फिर आता है मैनेजमेंट इशू। कैटेगरी मैनेजमेंट इशू का मतलब, कहने का मतलब कि आपकी जो भी वेबसाइट है, ऐप है, उसमें ना जो प्रोडक्ट है ना वो ईजिली फाइंड होने चाहिए। जैसे कस्टमर ने आपकी वेबसाइट खोली तो उसे सब कुछ तुरंत तुरंत मिल जाना चाहिए, ठीक है। आपके फिल्टर्स होने चाहिए, सर्च बार सही होना चाहिए जो कि ऑटो सजेस्ट कर रहा हो चीज़ें, स्मूथ वेबसाइट परफॉर्मेंस होनी चाहिए। जैसे कि फ्लिपकार्ट ऐप में फिल्टर लगा सकते हैं ना, अंडर 500, ठीक है, तो 500 के अंदर ही हमें शूज़ चाहिए, ऐसे करके हम बहुत सारे फिल्टर। तो मैनेजमेंट जो है ना पूरी उस वेबसाइट और ऐप की वो सही होनी चाहिए। फिर आता है कस्टमर फ्रेंचाइजी। इसका मतलब यह है कस्टमर के साथ आप एक रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो, लॉयल्टी और उसके ट्रस्ट को बिल्ड कर रहे हो, ठीक है। जैसे आप उसके लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो। जैसे अमेजन है, अमेजन ने प्राइम मेंबरशिप चला रखी है, मिंत्रा इनसाइडर हो गया, ठीक है। आप उसके हर परचेज पर उसे पॉइंट्स दे सकते हो, फ्यूचर में डिस्काउंट दे सकते हो, ठीक है। अमेजन प्राइम मेंबरशिप में क्या होता है, जल्दी डिलीवर होता है, बहुत एक्सक्लूसिव डील्स वो देता है, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपने कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो। फिर लास्ट पॉइंट आता है कस्टमर केयर एंड सर्विसेज। लास्ट में ना आफ्टर सेल सर्विसेज भी देनी चाहिए। जैसे कि अगर वो प्रोडक्ट डैमेज है तो उसको रिटर्न करने की पॉलिसी, ठीक है, एक्सचेंज प्रोसेस, या फिर चैट के थ्रू सपोर्ट दे सकते हो। उनकी अगर कोई कंप्लेंट है तो उसे हैंडल कर सकते हो। डिलीवरी ट्रैकिंग दे सकते हो कि रिटर्न हो सकता है 30 डे के अंदर। तो ये कुछ ऐसे 7 C's थे जिस स्ट्रैटेजी का यूज़ करके आप अपने कस्टमर को हमेशा के लिए बनाए रखना चाहते हो, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है ई सर्विस किसे कहते हैं और उसके क्या फ़ायदे होते हैं, और उसके बाद हम पढ़ेंगे फिनटेक क्या होता है और वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ई सर्विसेज के बारे में। तो मैंने शुरुआत में ही बता दिया था, ई जिसके आगे लग गया इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिकली चीज़ें हो रही हैं, ऑनलाइन चीज़ें हो रही है। मतलब ऑनलाइन जो सर्विसेज आपको दी जा रही हैं, मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट के थ्रू जो सर्विसेज आपको दी जा रही है इलेक्ट्रॉनिकली, बस उसे ही तो हमने ई सर्विस बोला है। इसको हम दूसरा नाम से जानते हैं ऑनलाइन सर्विसेज, ठीक है। इसका मतलब हम इंटरनेट के माध्यम से लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिकली डिलीवर होती है। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी फिजिकल पेपर या ऑफिस जाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये 24/7 हमें मिलती ही मिलती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आप समझ लो कि आपको ना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, ठीक है, ऑनलाइन पे करना है, या फिर ट्रेन की कोई टिकट बुक करनी है, ठीक है, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, मोबाइल रिचार्ज करना है, ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, या बैंक का काम करना है। ये सारी सर्विसेज जो हमें ऑनलाइन मिल रही हैं, इंटरनेट के माध्यम से मिल रही हैं, उसे हमने बोल दिया ई सर्विसेज, ठीक है। अब बात करते हैं इसके फायदों के बारे में। तो सबसे पहला फायदा तो यही है कि यहाँ पर ना एक बहुत ग्रेटर कस्टमर बेस मिलता है। कहने का मतलब कि ये सिर्फ एक सिटी तक लिमिटेड नहीं है, ये पूरे देश को, पूरी दुनिया को कवर कर रही है, ठीक है। यहाँ पे बहुत तरह के कस्टमर हैं, उनको ई सर्विसेज दी जा रही है। तो यहाँ पे जो कस्टमर बेस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे अब देखो कस्टमर बड़ा है तो सिंपल सी बात है वो मार्केट भी तो बड़ा होगा जहाँ पे कस्टमर रहते हैं। तो यहाँ पे मार्केट रीच जो है वो बहुत ज़्यादा है, मार्केट एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर वहीं पर मैं बात करूँ, अगर आपकी कोई लोकल शॉप होती तो आपके आसपास के एरिया को आप कवर कर पाते, सिर्फ उतना ही सेल कर पाते। लेकिन क्योंकि ये भाई ई सर्विस है, ऑनलाइन दी जा रही है, इसलिए आपकी जो मार्केट रीच है वो भी बहुत ज़्यादा हो सकती है, हो सकता है पूरा इंडिया हो, ठीक है। फिर आता है कंपनी की जो इमेज है वो भी बढ़ती है। जब ना हम ऑनलाइन सर्विसेज लेते हैं ना, वो हमें मॉडर्न सी लगती है, प्रोफेशनल सी लगती है, ट्रस्टेड सी लगती है। तो वहाँ पे ना एकदम से ना कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, और उस वेबसाइट या ऐप के थ्रू। तो इससे कंपनी की जो इमेज होती है वो भी बढ़ जाती है, और इससे कॉम्पिटेटिव एडवांटेज भी मिलता है। मतलब हम दूसरी कंपनीज से आगे निकल पाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2 बैंक थे, एक बैंक तो ऑनलाइन सर्विसेज दे रहा था और दूसरा बैंक नहीं दे रहा था, ठीक है। लोगों को वहाँ जाकर लाइनें लगानी पड़ रही थी, फॉर्म भरने पड़ रहे थे। तो ये ज़्यादा ही बढ़िया चलेगा, ठीक है। इसकी मार्केट ज़्यादा होगी, ठीक है, इसकी इमेज अच्छे से बन पाएगी, और ये दूसरी कंपनीज को बीट भी कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद ई सर्विसेज की वजह से जो पेपर वेस्ट होता है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि हर एक चीज़, जो फॉर्म्स हो गए, बिल्स हो गए, रिसिप्ट हो गई, वो सारी डिजिटल होने लगती है। तो जिससे पेपर का यूज जो होता है वो भी कम हो जाता है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड है, ठीक है। फिर आता है हमारा जो प्रोफेशनलिज्म है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि हर एक काम सिस्टमैटिक तरीके से, फास्ट रिस्पॉन्स के साथ, पूरे प्रॉपर रिकॉर्ड के साथ हो रहा है। तो कंपनी ज़्यादा प्रोफेशनल लगती है। तो ये सारे फायदे होते हैं हमारे ई सर्विसेज के। फिनटेक ना 2 शब्दों से मिलकर बना है, फाइनेंस से और टेक्नोलॉजी से, और इन दोनों के बारे में ही आपको पता है। फाइनेंस मतलब पैसों से रिलेटेड, और टेक्नोलॉजी का मतलब तो आपको पता ही है, ठीक है। फिनटेक ना एक शॉर्ट एंड टर्म है जो किससे बनी है, फाइनेंस से और टेक्नोलॉजी से। इसका मतलब क्या होता है, देखो, जितनी भी फाइनेंशियल सर्विसेज होती है, पैसों से रिलेटेड वाली सर्विसेज होती है, उसको हमने टेक्नोलॉजी की
मदद से आसान बनाया। किस सिस्टम के थ्रू? फिनटेक के थ्रू। तो फिनटेक क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए पैसे वाले कामों को डिजिटल और फास्ट बना रहे हैं। बस उसी सिस्टम को हमने बोला है फिनटेक। जैसे एग्जाम्पल के लिए पहले बैंक जाना पड़ता था, लाइन में खड़े होना पड़ता था, कैश लेना पड़ता था, फॉर्म भरना पड़ता था, लेकिन आज के टाइम में सिर्फ अपना मोबाइल उठाना है, ऐप खोलना है, 10 सेकंड में पेमेंट हो जाएगी। तो जितने भी फाइनेंशियल सर्विस है, पैसों से रिलेटेड वाले काम है, उनको आसान बना देना टेक्नोलॉजी के माध्यम से। उसी को तो हमने फिनटेक बोला है, ठीक है। अब फाइनेंशियल सर्विसेज में कौन कौन सी चीज़ें आती है? जैसे कि बैंकिंग पेमेंट्स हो गया, ठीक है, इसमें भी पैसा इंक्लूड है, लोन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। ये सारे ही किस में आते हैं? फाइनेंशियल सर्विसेज में आते हैं। और मैंने 2 एग्जांपल लिखे हुए हैं, जब हमने कोई भी सामान खरीदा और हमने पेमेंट कर दी, ठीक है, तो उसमें जो टेक्नोलॉजी इंक्लूड है ना, जो हमारी पेमेंट को फास्ट और सिक्योर बना रही है, उसे ही तो हमने फिनटेक बोल दिया। इंश्योरेंस, जैसे इंश्योरेंस लेते हैं पॉलिसी बाजार से, वेबसाइट खोलनी पड़ती है, हमारा काम हो जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी की मदद से फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत ज़्यादा आसान हो गई है। अब बात करते हैं फिनटेक कंपनी के बारे में जो ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही है जिससे वो अपने कामों को आसान बना पा रही है। वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है? तो सबसे पहले है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी मशीन होती है जो इंसानों की तरह सोच सकती है, डिसीजन ले सकती है, समझ सकती है और पुराने डेटा से सीख सकती है। यहाँ तक कि बिजनेस में हो रही गलतियों को पहचान सकती है और पैटर्न को समझ सकती है और फ्यूचर में जो ट्रेंड आने वाले हैं उनका अंदाजा लगा सकती है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे फ्रॉड डिटेक्शन लिखा है। जैसे कोई भी फ्रॉड होने वाला है, आपको ना अपने लिए रिचार्ज करना था, छोटी सी पेमेंट करनी थी, अचानक से ना बहुत बड़ी पेमेंट हो जाती है, तो उस केस में एआई को ये नॉर्मल नहीं लगेगा और ट्रांजैक्शन ब्लॉक हो जाएगी और बैंक से आपको तुरंत कॉल आएगा और फ्रॉड बच जाएगा, ठीक है। फिर आती है हमारी दूसरी टेक्नोलॉजी जो कि है चैटबॉट्स के बारे में। देखो, आपने देखा होगा जब भी आप किसी भी वेबसाइट पर विजिट करते हो, वहाँ पे एक ऑप्शन होता है, व्हाट्सएप का लोगो होता है और वहाँ पे एक ऑप्शन होता है जिस पे लिखा होता है कि हाय, हाउ कैन आई हेल्प यू। तो वहाँ पे ऐसी वेबसाइट पर क्या 24 घंटे आपसे बात करने के लिए ह्यूमन बैठा है कि तुम आओगे और आपसे बात करेंगे और आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देंगे? नहीं, वहाँ पे ऐसे सॉफ्टवेयर लगा दिए गए हैं जो कस्टमर को तुरंत बात करेंगे, इंस्टेंट रिप्लाई देंगे और उनका टाइम सेव करेंगे और कस्टमर सर्विस भी इंप्रूव हो पाएगी। तो ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कस्टमर से बात कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आती है बिग डेटा। बिग डेटा क्या होता है? बिग डेटा मतलब कस्टमर के डेटा को रखना। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर बना दिए गए हैं जिसमें हम कस्टमर के डेटा को रख सकते हैं। आप क्या खरीदती हो, कब खरीदती हो, महीने में कितनी बार शॉपिंग करती हो, कैसे पेमेंट करती हो, पूरी जो आपकी स्पेंडिंग हैबिट है ना, उसको अच्छे से स्टडी कर लेते हैं। उसके बाद ये डिसीजन मेकिंग करते हैं, ठीक है। कस्टमर को क्या रिकमेंड करना है, कितनी बार रिकमेंड करना है, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती है बिग डेटा की वजह से। फिर आता है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। इसमें ना रोबोट्स होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। बार बार मशीनों से होने वाले काम रोबोट कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे ही बैंक का क्लर्क बना दिया रोबोट, ठीक है। पहले क्या होता था? एम्प्लॉय फॉर्म चेक करता था, डेटा मैनुअली भरा जाता था, लेकिन आरपीए का सॉफ्टवेयर फॉर्म पढ़ता भी है और सिस्टम में एंट्री भी कर देता है, जिससे काम भी फास्ट हो जाता है, गलती भी कम होती है और टाइम भी बच जाता है, ठीक है। ये सारे काम रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन से हो जाते हैं। फिर आता है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन जो है वो ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें हम डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन कर पाते हैं अपने कंप्यूटर्स के अंदर, और अगर ये रिकॉर्ड एक बार मेंटेन हो गए तो इसमें कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे कि श्याम ने राम से उधार लिया, ठीक है। अब इन दोनों ने उधार लिया, जब इन्होंने पैसा ट्रांसफर किया होगा और अपनी जो कॉपी बनाई होगी उसमें लिखा होगा, तो चाहे तो ये थोड़ा बहुत ज़्यादा करके भी तो लिख सकता है या थोड़ा बहुत कम करके भी तो लिख सकता है, क्योंकि इनकी अपनी अपनी कॉपी है। लेकिन ब्लॉकचेन जो है वो ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें कंप्यूटर में कोई भी चेंज किया ही नहीं जा सकता, जो है सो है, और वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहता है। इससे जो है ना, हमें कोई भी थर्ड पार्टी की नीड नहीं होती, हमारे डिजिटल रिकॉर्ड भी सिक्योर रहते हैं और ट्रांसपेरेंट रहती है ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि ऐप क्या होता है, ऐप स्टोर क्या होता है, और साथ में उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर ऐप डेवलपमेंट प्रोसेस पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ऐप बताने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके फ़ोन में जो सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर पा रहे हो, जैसे व्हाट्सएप से कम्युनिकेट कर पाते हो, यूट्यूब से एंटरटेनमेंट, ठीक है, और बहुत सारी वीडियो कंज्यूम करते हो, ठीक है, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हो। तो ऐप क्या है? एक सॉफ्टवेयर जो आपके स्पेसिफिक टास्क को कर रहा है। और ऐप स्टोर क्या है? ऐप स्टोर वो जगह है, वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप ऐप्स को डाउनलोड कर रहे हो, जैसे कि प्ले स्टोर हो गया। अब मैं इसके टाइप्स के बारे में बात करूँ तो एंड्रॉयड फ़ोन में प्ले स्टोर होता है और एप्पल के फ़ोन में ऐप स्टोर होता है, वहाँ से हम ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इनके पॉइंट्स लिख दिए हैं आपके लिए ताकि आप रीड कर लो, ठीक है, क्योंकि लिखने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो आप धीरे धीरे रीड कर लेना। अब पढ़ते हैं स्टेप्स ऐप डेवलपमेंट के, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना पड़ता है कि ऐप बनाया क्यों जा रहा है, कौन यूज़ करने वाला है और क्या काम ये ऐप करेगा। तो हर एक चीज़ ऑब्जेक्टिव हम इसमें क्लियर कर लेते हैं। फिर उसका बेसिक डिज़ाइन बनाते हैं कि उसका लेआउट कैसे होने वाला है, बटन कैसे होने वाले हैं, कहाँ पर ऑर्डर पेज होगा, कहाँ पे पेमेंट का पेज होगा। एक रफ स्केच हम बना लेते हैं, ठीक है, ब्लूप्रिंट जिसे कहते हैं, ठीक है। फिर मार्केट रिसर्च करते हैं, अच्छे से चेक करते हैं कि लोगों को सच में इस ऐप की ज़रूरत है या नहीं, पहले से ही कौन कौन से कॉम्पिटिटर अवेलेबल है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मार्केट में एनालाइज करते हैं, चेक करते हैं। उसके बाद ना मार्केट एनालिसिस का मतलब होता है कि इस ऐप का जो फ्यूचर है
वो देखना कि फ्यूचर है भी या नहीं, अगर इस पे पैसा खर्च कर भी रहे हैं और बना रहे हैं तो ये चलेगा या नहीं। तो पूरी इसकी डिमांड को एनालाइज़ करना, ठीक है, और इसकी ग्रोथ को एनालाइज़ करना। फिर उसके बाद हम ऐप बना लेते हैं। बना लिया हमने ऐप, वो पॉइंट इसमें है नहीं, लेकिन हमने ऐप बना लिया। उसके बाद हम ना हमारे रिश्तेदारों को या कुछ भी जान-पहचान लोगों को वो ऐप भेजते हैं और उनसे फीडबैक लेते हैं, सजेशन लेते हैं कि इस ऐप में क्या-क्या इम्प्रूव करने की हमें ज़रूरत है। अभी देखो ऑफ़िशियली लागू नहीं किया है, अभी हम यूज़र से फीडबैक ले रहे हैं और जो भी हमें पता लग रहा है उसे हम इम्प्रूव कर रहे हैं। उसके बाद हम फिज़िबिलिटी स्टडी करते हैं, मतलब ये ऐप जब मार्केट में आएगा तो क्या ये चल पाएगा, मतलब इसको लाना सही होगा, फिजिबल होगा। इसमें हम उसकी फाइनेंशियल कॉस्ट देखेंगे, कितना-कितना खर्चा आने वाला है, हर एक चीज़ को ओवरऑल फाइनेंशियल स्टडी करेंगे, टेक्निकल सपोर्ट, ये सारी चीज़ें हम उसमें करने वाले हैं। उसके बाद हम ना बाद में ना टेस्टिंग करेंगे, चेक कर करके देखेंगे कि इस ऐप में कोई भी मिस्टेक तो नहीं हो रही, ऐप हैंग तो नहीं हो रहा, पेमेंट सही से कर रहा है। सारी टेस्टिंग करने के बाद जितनी भी एरर्स थी वो सबको फाइंड करने के बाद, इंप्रूव करने के बाद हम उस ऐप को लॉन्च कर देंगे पब्लिक में और बाद में उसको ऑफिशियली रिलीज़ करके अपडेट करते रहेंगे। बीच-बीच में जो भी अपडेट, मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है ना, वो सारी चीज़ें हम करते रहेंगे। तो ये था ऐप डेवलपमेंट प्रोसेस। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ मेहनत का फल दे दिया करो, ठीक है? लाइक, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। ऑल द बेस्ट।